नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम अपने व्यूवर्स के समक्ष हाजिर है मंथली करंट अफेयर का वीडियो लेकर के। इस पर्टिकुलर वीडियो में अगस्त मंथ 2022 के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इनसे संबंधित फैक्ट्स को कवर कर लेंगे। और आप सभी इन एग्जाम्स में जो एग्जाम के नाम लिखे हुए हैं, एडिशनल और भी एग्जाम है नाबार्ड वगैरह में भी, आप हमारे करंट अफेयर से लगातार क्वेश्चन सही करते हैं। आप ही कैंडिडेट्स के द्वारा ये फीडबैक हमको प्रीवियस वीडियोज़ में दिया गया है। अभी हाल में BPSC AAO का पेपर हम ले लें, वन रक्षक का पेपर आप ले लीजिए, अन्य कोई भी पेपर ले लीजिए, उसमें करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ये वीडियोस देख करके, मंथली करंट अफेयर के वीडियो देख करके आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो का और बाकी जो भी UPSSC आने वाली UPPCS के एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस पर पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए वीडियो री एग्जाम के लिए हमारा पेड बैच भी शुरू हुआ है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। BPSC PT परीक्षा जो कैंसिल हुई थी उस पर जो री एग्ज़ाम की डेट आ गई है सितंबर में 2022 को 2 शिफ्ट में कराने के लिए कहा जा रहा है। और हमारे लगातार छात्र डिमांड कर रहे हैं कि BPSC PT को सिंगल शिफ्ट में कराया जाए, जैसे कि प्रीवियसली होता हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसा कि इस वर्ष के नोटिफिकेशन में दिया गया था कि सिंगल शिफ्ट में पेपर होगा। एक बार नोटिफिकेशन निकाले जाने के बाद जिस प्रकार आयोग कोई शर्त नहीं बदलता है स्टूडेंट्स के फेवर में, वैसे वे उन्हें जो है अपने फेवर में भी किसी भी प्रकार की शर्तों में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इस वजह से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम पूरी तरीके से BPSC PT इन वन शिफ्ट को सपोर्ट करती है। और आगे भी वीडियोज़ जो है इसके बारे में आपको मिल जाएंगे चैनल पर इससे संबंधित। अगस्त मंथ में सबसे पहले हम एग्रीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। मिस्र और भारत के बीच स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र के लिए समझौता हुआ है। इसमें क्या होगा, इंडिया और इजिप्ट एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री सेटअप की जाएगी स्वेज कनाल इकोनॉमिक जोन में। स्वेज कनाल जो है इकोनॉमिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर एक ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री सेटअप की जाएगी। इंडिया और इजिप्ट दोनों मिल करके सेटअप करेंगे। स्वेज कनाल को एक बार मैप में ऑब्जर्व कर लेंगे। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी से शुरू हो रही है, ये पूरा इजिप्ट में पड़ती है स्वेज कनाल, ठीक। इजिप्ट ये है, ये हो गया इजिप्ट। और यहाँ पर कुछ लेक्स का क्रम एक बार UPPSC पेपर में पूछा गया था। UPPSC पेपर आई थिंक 2019 का प्रीलिम्स था, उसमें पूछा गया था कि जो लेक्स का क्रम है उसको आप नॉर्थ से साउथ अरेंज कर दीजिए। तो सबसे नॉर्थ में जो लेक है वो होती है लेक मंजला, फिर होती है लेक तिमसा, ठीक है, यहाँ पर होगा तिमसा। देन इसके बाद होती है ग्रेट बिटर लेक और फिर होती है लिटिल बिटर लेक। ये सही क्रम है यहाँ पे स्विस कनाल में स्थित लेक्स का। पेरिस में जो ओलंपिक होने 2024 में इंडिया हाउस की स्थापना उसमें की गई है, किसके द्वारा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, ठीक है, की जाएगी। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इंडिया हाउस की स्थापना करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में। इससे पूर्व रिलायंस जो है जून 2023 में जो मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 140वीं जो बैठक होगी भारतीय ओलंपिक संघ की, उसकी मेज़बानी भी करने वाला। ये हम वैसे आपको बता चुके हैं काफ़ी मंथ पहले भी। अगला एग्रीमेंट या फिर पैक्ट इंडियन ऑयल और NTCA के प्रोजेक्ट चीता के बीच हुआ है। इंडियन ऑयल इसमें अपना सहयोग देगा और आर्थिक सहयोग देगा। आप जानते हैं कि कुनो नेशनल पार्क में अफ्रीकन चीता इंट्रोड्यूस किए जाने वाले थे, कहाँ से, नामीबिया से ला करके। इसे उन्होंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस मंथ में। इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन क्या कह रहा है कि वो चीतों को भारत लाने के लिए 4 वर्षों में लगभग 50 करोड़ रुपए का अपना अनुदान देंगे। इंडिया और जापान के बीच एक क्लाइमेट चेंज पार्टनरशिप हुई है। किसके किसके बीच हुई है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, UNDP और जापान के बीच, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो है इस पर एक इनिशिएटिव लिया जाएगा जापान के साथ मिलकर के, UNDP के साथ मिलकर के 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर। ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, जब भी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ इसमें कोई नेटवर्क, किसी गलियारे, किसी कॉरिडोर, किसी ऐसे पैक्ट के बारे में बात की जा रही हो जिसमें 2 या 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हों, तो ज़रूरी हो जाता है हमारे एग्जाम में। जैसे चीन और नेपाल के द्वारा ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क स्थापित करने की सहमति प्रदान की गई है। दोनों देशों ने कहा है कि वो करेंगे आगे चल करके। और ये चीन की ये बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट इनिशिएटिव का हिस्सा है, इसलिए और भी ज़रूरी है। तो हम अगर हमसे पूछें कि हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क जो है किस कंट्रीज़ के बीच है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका आंसर क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा एंड नेपाल हो जाएगा। क्योंकि उसमें विभिन्न ऑप्शंस आपके सामने दे सकते हैं, भूटान दे सकते हैं, भूटान नेपाल, चाइना नेपाल, पाकिस्तान नेपाल, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है चाइना नेपाल का, और वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है जो चाइना का है उसके अंतर्गत ये बनेगा। भारत और बांग्लादेश का जो संयुक्त नदी आयोग है, जिसको जॉइंट रिवर कमीशन बोलते हैं हम लोग, इसकी बैठक हुई थी। इसमें कुशियारा नदी का जो वाटर शेयरिंग है उस पर समझौता हुआ था। इस आयोग का गठन कब हुआ था, 1972 में। और इसका उद्देश्य क्या है, नदियों की सीमाएं साझा करने वाले
एरियाज़ में जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है और इनसे संबंधित जो इश्यूज़ हैं उनको एडमिनिस्टर करना इस आयोग का काम है। और कुशियारा रिवर के डिस्ट्रीब्यूशन पर यहाँ पर इस बार बैठक हुई थी। कुशियारा बराक नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। कुशियारा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर, ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट्स काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हुए हैं, जैसे सत्येंद्र प्रकाश ये प्रिंसिपल डायरेक्टर बन गए हैं PIB यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के। इससे पहले कौन थे? जयदीप भटनागर थे। आगे है ऑगस्ते तानो-काओमो, ये भारत के लिए विश्व बैंक के नए निदेशक बने, न्यू डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया। अब आपसे पूछ सकते हैं कि ऑगस्ते तानो-काओमो जो है कहाँ से हैं, तो वो जो है टर्की से थे, टर्की के कंट्री डायरेक्टर थे ये। जुनैद कमाल अहमद इससे पहले थे डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया। जुनैद कमाल अहमद का स्थान अब ले लेंगे ऑगस्ट तानो-काओमो। नल्लथम्बी कलाई सेल्वी या फिर एन कलाई सेल्वी जो है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी है CSIR की। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की हेड या फिर जो वहाँ पे सबसे बड़ा पद होता है डायरेक्टर जनरल का, वो बन गई हैं नल्लथम्बी कलाई सेल्वी, फर्स्ट एवर वुमेन डायरेक्टर ऑफ CSIR। ये बहुत ज़रूरी एग्जाम के लिए। उदय उमेश ललित, NV रमन हमारे 48वें CJI थे, अब 49वें CJI आ गए हैं। इनका नाम है श्री यू ललित या फिर उदय उमेश ललित। ये जो है मात्र 74 दिन के लिए वैसे आए हैं, ज़्यादा लंबा कार्यकाल होगा नहीं इनका। इनको शपथ ग्रहण कराई थी हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जी ने, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। और किस आर्टिकल के तहत ओथ दिलाई जाती है? आर्टिकल 124 क्लॉज 2। ये सब ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे हम लोग। साइमन स्टील की बात कर ले तो ये एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बने हैं यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरीट जो बॉन जर्मनी में बना हुआ है, वहाँ के बन गए कार्यकारी सचिव या फिर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। इसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा, देखिए नाबार्ड के चेयरपर्सन अब ये बने नहीं है एक्चुअली, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो जो है इसने इनका नाम सुझाया है कि इनको बनाया जा सकता है। अंतिम निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति लेती है, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट जो है ये तय करेगी कि ये बनेंगे कि नहीं। हालांकि नाम इनका सुझाया गया है मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि ये जो है चेयरपर्सन और MD रह चुके हैं सिडबी के भी, हमने इनको पूर्व में याद किया हुआ है। श्री नीतीश कुमार जो है बिहार की 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, पहले इस्तीफा दिया फिर अगेन शपथ ली। इनको शपथ किसने दिलाई है? बिहार के गवर्नर फागू चौहान ने दिलाई थी। और इनसे संबंधित बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, BPSC वाले खासकर, BPSC एग्जाम देना है अब तो 2 शिफ्ट में कराए जाने की बात की जा रही है, तो इस प्रकरण से संबंधित बहुत माइन्यूट डिटेल्स भी BPSC में आ सकती है। इन जनरल जो डिटेल ध्यान में रख सकते हैं वो हमने आपको बता दिया, बाकी डिटेलिंग बताएंगे BPSC स्पेसिफिक करंट अफेयर में। देबाशीष मोहंती ये डायरेक्टर बन गए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के। राजेश वर्मा राष्ट्रपति के सचिव बने हैं, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समीर V कामत ये DRDO के चेयरपर्सन बने हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी समय से जो है श्री जी सतीश रेड्डी जो है DRDO के अध्यक्ष बने हुए थे पद पर, अब ये बन गए हैं समीर V कामत इनकी जगह। ये जरूर पूछे जाने की संभावना है आगे। KV सुब्रमण्यम ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया एट IMF यानी IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक बने हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण पद है। जगदीप धनखड़ हमारे 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक। और उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ ग्रहण कराई थी। इन्होंने हराया किसको है? कांग्रेस के उम्मीदवार मार्गरेट एल्वा जो कि कर्नाटक से थी, उनको हराया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अल्केश कुमार शर्मा ये इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के लीडरशिप पैनल में शामिल किए गए हैं एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव है। एक 10 सदस्यीय पैनल बनाया गया है जिसमें अल्केश कुमार शर्मा को भी शामिल किया गया है। रुचिरा कंबोज इनके बारे में भी AA पेपर में पूछा था, हमने इनका अपॉइंटमेंट पहले ही बता रखा है, लेकिन ऑफिशियली जो है इनको नियुक्ति मिली है। इंडिया फर्स्ट विमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस। TS तिरुमूर्ति की जगह आई थी और ये इंडिया फर्स्ट विमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गई यूनाइटेड नेशंस में, रुचिरा कंबोज। राजीव गौबा एक कैबिनेट सेक्रेटरी थे और अभी भी बने रहेंगे 1 और साल के लिए। जेम्स मरापे ये पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और विलियम समोई अराप रुतो ये केन्या के नए राष्ट्रपति बने हैं और इनका अपॉइंटमेंट बड़ा हम लोग कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल रहा है, ये काफ़ी न्यूज़ में आया था, तो इस वजह से ध्यान रख सकते हैं। ये केन्या के नए प्रेसिडेंट हैं, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, और बहुत कम मार्जिन से ये वहाँ पे निर्वाचन जीते थे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात कर लेंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में कई लोगों ने कहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल कर देते हैं, हम लोग यहाँ पर क्रिस्प इन्फॉर्मेशन ही डिस्कस करते हैं और आगे भी करेंगे। जैसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है तमिलनाडु पुलिस को मिला है। जब भी प्रेसिडेंट कलर मिलता है तो इसका मतलब होता है किसी सैन्य टुकड़ी या फिर सैन्य डेपुटेशन को मिलने वाला वो सर्वोच्च सम्मान होता है। तमिलनाडु पुलिस को इस प्रेसिडेंट कलर से ऊपर कोई सम्मान नहीं मिल सकता है, तमिलनाडु पुलिस को ही मिला था प्रेसिडेंट कलर्स। देन इसके बाद डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड ये जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को मिला था। इंडिया काउंसिल जनरल मनीष ने इनको ये अवार्ड दिया था। जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को भारत के दर्शन, विचारधारा, इतिहास, कला, संस्कृति, भारतीय भाषाओं, साहित्य, सभ्यता, समाज आदि के अध्ययन, शिक्षण, अनुसंधान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड।
डीपाल एंड GM डस्टोन अवार्ड ये मिला है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। ये लद्दाख के द्वारा दी जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो मिला है दलाई लामा को। मिस इंडिया USA बनी है आर्या बालवेकर। ये वर्जीनिया में रहने वाली भारतीय अमेरिकी मूल की महिला हैं और 2022 में मिस इंडिया USA इनको मिला है। दूसरे स्थान पर सौम्या शर्मा रही थी, तीसरे पर संजना चेकुरी। जनरली इन सब ब्यूटी कॉम्पिटिशन में जो फर्स्ट पर रहता है उसे ही पूछते हैं एग्जाम में, तो मिस इंडिया USA बनी है आर्या बालवेकर। कर्नाटक राज्य की सरकार कर्नाटक रत्न पुरस्कार देगी पुनीत राजकुमार को, जिनका निधन हो गया था। उसके बाद फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर, ये पुरस्कार मिलेगा शशि थरूर को लिटरेचर में उनके कार्य के लिए। ब्लू प्लाक अवार्ड ये लंदन में दिया जाता है अवार्ड। लंदन में बेसिकली क्या होता है कि एक इंग्लिश हेरिटेज नामक चैरिटी है, वो किसी के घर को जो कि लंदन में स्थित हो, अगर वो एक इंपॉर्टेंस का घर होता है तो उसको मिलता है। तो दादा भाई नौरोजी का जो घर है उसको ब्लू प्लैक अवार्ड इस चैरिटी के द्वारा दिया गया है। लंदन की ऐतिहासिक इमारतों को दिया जाता है, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी के घर वहाँ क्यों है, तो अगर आपने हिस्ट्री ठीक से पढ़ी तो आप जानते हैं कि वो वहाँ से एक बार चुनाव लड़े थे। वहाँ पर किस पार्टी की टिकट पर दादा भाई नौरोजी जो है चुनाव लड़े थे, आप कमेंट करके बताएंगे। दादा भाई नौरोजी के अलावा इंग्लैंड में से चुनाव किसने लड़ा, ये आप कमेंट करके बताएंगे। पुरस्कार सम्मान में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यास सम्मान आ चुका है। असगर वजाहत को मिला है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। उनका जो प्रसिद्ध नाटक है महाबली के लिए, इसलिए सम्मानित किया गया है। 30वां व्यास सम्मान यानी कि लास्ट ईयर का ये मिला था प्रोफेसर शरद पगारे को पाटलिपुत्र नामक उनके उपन्यास के लिए, ठीक। तो व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, बिहारी पुरस्कार हो गया, ये सब पूछ लिए जाते हैं लिटरेचर अवार्ड में कभी कभी, और साहित्य अकादमी वाला तो है ही। उसके बाद पुलित्जर प्राइज 2022, इसमें हम कई कैटेगरीज डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा हाईलाइटेड है। फहमीदा अजीम भारतीय बांग्लादेशी मूल की अमेरिकन मैगजीन है इनसाइडर, उसमें चित्रकार हैं, कहानीकार हैं फहमीदा अजीम, और अन्य 3 पत्रकार हैं उनके साथ। उनको पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। चीन में जो उइगर मुस्लिमों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर उन्होंने रिपोर्टिंग की है इनकी टीम ने। लिबर्टी मेडल 2022 ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मिला है। ये किसने दिया है, ये दिया है मतलब US के द्वारा दिया गया है, US नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के द्वारा दिया गया है। आप जानते हैं कि ये सब जो अवार्ड्स हैं ये जियोपॉलिटिक्स से प्रेरित होते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो साहस बहादुरी दिखाई है रशिया के साथ युद्ध में, तो आप जान रहे हैं कि US और रशिया राइवल है हमेशा से, तो जाहिर सी बात है कि व्लादिमीर को सपोर्ट करेंगे। तो जियोपॉलिटिकली प्रेरित ये कुछ अवार्ड्स होते हैं। यूनेस्को पीस प्राइज़ के बारे में बात करेंगे। एंजेला मार्कल को मिलेगा यूनेस्को का पीस प्राइज़, और ये फॉर्मर चांसलर रही हैं जर्मनी की। इस समय चांसलर कौन है, ओलाफ शोल्स हैं। उसके बाद UEFA अवार्ड्स आ गए थे, इसमें करीम बेंजिमा और एलेक्सिया पुटेलास, ये दोनों क्रमशः पुरुष और महिला के तौर पर यूरोपीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीते थे, ठीक। तो महिला कौन है इसमें, एलेक्सा पुटेलास हैं और करीम बेंजिमा, इनको ये अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का। लंगट सिंह कॉलेज की जो एस्ट्रो लैब है, जो कि कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में, उसको यूनेस्को ने अपनी ऑब्जर्वेटरीज़ की हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया है, ठीक है। ये लैब काफ़ी दिन पहले बंद हो चुकी है, लेकिन इसको फाइनली रिकॉग्निशन मिला है कि यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको संरक्षित किया जाना जरूरी है। तो यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज लिस्ट में यहाँ की एस्ट्रो लैब या फिर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को शामिल किया है। ये लंगट सिंह कॉलेज में है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में। तो BPSC के लिए अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में यहाँ पे कुछ अवार्ड आए थे, इसको हम देखेंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म यहाँ पर 83 रही थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुजीत सरकार को चुना गया था, सरदार उधम जो फिल्म आई थी अमेजॉन प्राइम पर उसके लिए। और अपर्णा सेन को द रेपिस्ट फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था रणवीर सिंह को 83 फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था शेफाली शाह ने जलसा फिल्म के लिए, इसमें विद्या बालन भी थी। बेस्ट वेब सीरीज़ का ये पुरस्कार मिला था मुंबई डायरीज़ को। ये वेब सीरीज़ आई थी 26/11 हमले पर आधारित। वेब सीरीज़ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मोहित रैना को मुंबई डायरीज़ में अपने काम के लिए। वेब सीरीज़ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री साक्षी तंवर को मिला था माई नामक वेब सीरीज़ में अपने कार्य के लिए, ठीक। फिल्म फेयर पुरस्कार भी अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन वही बता रहा हूँ मैं कि जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ सारी कैटेगरीज नहीं अनाउंस हुई थी, तो इसको हम लोग सितंबर मंथ में करेंगे, ठीक है। फिल्म फेयर मैंने नहीं यहाँ पे इंक्लूड किया है, सारी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के साथ सितंबर मंथ में उसको इंक्लूड करेंगे। आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर पर। बुक्स एंड ऑथर हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19। एक्चुअली कोई बुक नहीं है, ये संकलन है। संकलन किसका है? 2014 से लेकर 2019 तक स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कुछ आर्टिकल्स जो लिखे थे उनका संकलन है ये। इसको जारी किया था हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी ने, ठीक है। तो ये है। उसके बाद बीबी माई स्टोरी। बीबी माई स्टोरी ये लिखी है इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। ये बुक पब्लिश होगी नवंबर में।
इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स और थीम्स देखेंगे। अगस्त मंथ की सबसे पहला है ग्राउंड वाटर वीक। 16 से 22 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भूजल सप्ताह मनाया था और उसकी थीम थी या फिर विषय था भूजल संरक्षण समय की मांग, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन द नीड ऑफ टाइम। इसके बाद इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, ये 12वां संस्करण था इंटरनेशनल टाइगर डे का। 29 जुलाई 2011 को सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया था। अर्थ ओवरशूट डे, ये 28 जुलाई को पड़ा इस साल। अर्थ ओवरशूट डे की अवधारणा ये समझिए कि जिस दिन हम एक वर्ष के लिए उपलब्ध सारे संसाधनों को खत्म कर देते हैं उसी दिन अर्थ ओवरशूट डे होता है। अभी भी नहीं समझे तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास 1 लीटर के डिब्बे में नेचर ने रिसोर्सेज दिए आपको कि ये पूरे 1 साल चलाने हैं, ठीक है, लेकिन आप वो डिब्बा खत्म कर देते हैं 28 जुलाई को, तो बाकी आप नेचर से उधार लेंगे और रिसोर्सेज। तो हम सारी जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है या फिर अनसस्टेनेबल है कि हमारा अर्थ ओवरशूट डे पास आता जा रहा है। अभी जब मैंने करंट अफेयर शुरू किया था पढ़ाना तब ये अगस्त 15 के बाद पढ़ता था, कहीं अगस्त 20 के बाद, लेकिन अभी अर्थ ओवरशूट डे जुलाई तक पहुँच गया है और ऐसी आशा की जा रही है कि आगे भी शिफ्ट होता रहेगा। यानी टेक्निकली या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एनोमॉली के तौर पर यहाँ पर बताया जाता है कि 1 वर्ष के लिए 2022 में जितने भी रिसोर्सेज उपलब्ध थे प्रेजेंट पॉपुलेशन वगैरह के हिसाब से वो हमने 28 जुलाई को ही जो है ख़त्म कर दिए। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ये 28 जुलाई को होता है। इस बार इसकी थीम है लिविंग परमानेंटली इन हार्मनी विद नेचर। मृदा विज्ञान वैश्विक कांग्रेस 2022 ये हुई थी 31 जुलाई से 5 अगस्त तक। तो ये आपका एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं समिट भी है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस भी है। मृदा विज्ञान की वैश्विक कांग्रेस हुई थी 31 जुलाई से 5 अगस्त के बीच, हर साल होती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रॉयल साइंसेस की ओर से ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ रॉयल साइंसेस द्वारा आयोजित की जाती है। इसकी पहली बैठक सन 1927 में हुई थी वॉशिंगटन यूएस में। वर्ष 2022 में इस बैठक का विषय था मृदा विज्ञान, क्रॉसिंग बाउंड्रीज, चेंजिंग सोसाइटी। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जानते हैं आप, 1 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने 3 तलाक कानून को समाप्त किया था और इसी से मुस्लिम महिला का अधिकार दिवस वहाँ से मनाया जाना शुरू हुआ 2019 से। तिरंगा उत्सव हमने इस साल मनाया था पहली बार 2 अगस्त को। पिंगाली वेंकैया का जो ध्वज जो इस समय हम फहराते हैं, जो प्रेजेंट स्वरूप है तिरंगे का, वो हम सेलिब्रेट करने के लिए हमने 2 अगस्त 2022 को तिरंगा उत्सव का आयोजन किया था। हमने मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया था, ये अगर आपसे पूछे तो उसका उत्तर क्या होगा? क्या उत्तर भीखाजी रुस्तम कामा होगा, पिंगाली वेंकैया होगा, एनी बेसेंट होगा या फिर सिस्टर निवेदिता होगा? वेस्ट बंगाल पीसीएस में ये सवाल आया था और इसका उत्तर वाकई में सिस्टर निवेदिता ही है। अगर आप डीपली खोज करेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया गया था, ठीक है, वो था सिस्टर निवेदिता का राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, फर्स्ट एवर इंडियन नेशनल फ्लैग जो बनाया गया था आज़ादी से पहले, वो था सिस्टर निवेदिता का। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को होता है, हिरोशिमा में बम फेंका गया था। फिर नागासाकी दिवस होता है बाद में 9 अगस्त को, जब नागासाकी में बम फेंका गया था। इस बीच नेशनल जैवलिन थ्रो डे 7 अगस्त को 2021 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भाला दिवस या भाला फेंक दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्योंकि हमारे महान प्रतिभावान एथलीट या फिर जैवलिन थ्रो प्लेयर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में, तो उसी पर जो है घोषित किया गया था कि अब से हर साल 7 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? जैवलिन थ्रो डे, यानी कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस या फिर अगस्त क्रांति दिवस या 8 अगस्त को होता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है, 8 अगस्त की रात में। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है आज़ादी का बिगुल इसको कहते हैं। कई सारे लीडर्स अरेस्ट हो गए थे इमीडिएटली, तो ये एक लीडरलेस आंदोलन इसको भी कहा जाता है। लेकिन हालांकि औपचारिक तौर पर महात्मा गांधी को इसका लीडर चुना जाना था। ठीक, नागासाकी दिवस हमने आपको बताया, नागासाकी में बम फेंका गया था यूएस के द्वारा। इसके बाद झारखंड जनजातीय महोत्सव, इसका आयोजन पहली बार 9 और 10 अगस्त को किया गया था झारखंड के रांची में। वर्ल्ड लॉयन डे ये 10 अगस्त को होता है। सर्वप्रथम इसको 2013 में मनाया गया था। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2015 से मनाया जाता आ रहा है और ये 10 अगस्त को होता है। इंटरनेशनल यूथ डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जनवरी मंथ में होता है 12 जनवरी को। वैश्विक हाथी दिवस ये होता है 12 अगस्त को ही। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ये 13 अगस्त को होता है। और इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे ये होता है 13 अगस्त को। देन इसके बाद वर्ल्ड संस्कृत डे ये 12 अगस्त को होता है। वैश्विक संस्कृत दिवस श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी कि रक्षाबंधन को वर्ल्ड संस्कृत डे। इसके बाद पार्टीशन हॉरर मेमोरियल डे, पिछली बार ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाएंगे, क्योंकि बंटवारे के साथ कई लोगों का यहाँ पे घर वगैरह छिन गया था, कई लोगों के साथ बहुत ही बुरा अनुभव हुआ था। तो हम यहाँ पर विभाजन विभीषिका दिवस मनाएंगे। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस होता है, उसी दिन जो है विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की बात कही थी पिछले साल मोदी जी ने, और अब से हर साल ये मनाया जाएगा।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को होता है। मच्छर दिवस होता है 20 अगस्त को। सद्भावना दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग मनाते हैं सद्भावना दिवस के रूप में। अक्षय ऊर्जा दिवस ये 20 अगस्त को होता है। सर्वप्रथम जो है 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किया गया था अक्षय ऊर्जा दिवस मनाना। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे 21 अगस्त को होता है। वर्ल्ड वाटर वीक ये मनाया गया था 23 अगस्त से 1 सितंबर, मतलब 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच ये मनाया गया था। सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर इस बार इसकी थीम थी। गुजराती लैंग्वेज डे ये 24 अगस्त को होता है और कवि नर्मद को गुजराती भाषा का निर्माता माना जाता है। वुमेन्स इक्वालिटी डे ये 26 अगस्त को होता है और इस बार इसकी थीम थी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। इसके बाद हम आ जाएंगे डिफेंस पर। डिफेंस एसोसिएटेड न्यूज़ में सबसे पहले MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर ये पूछा भी जा चुका है एक्चुअली CAPF पेपर में कि MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स जो है हम किससे खरीदते हैं, US से खरीदते हैं, अमेरिका से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स खरीद रहा है भारतीय नौसेना बेसिकली, जो कि एक मल्टीपर्पज़ हेलीकॉप्टर है। ठीक, इसके बाद वियतनाम भारत का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ था, इसको एक्सरसाइज विनबैक्स कहा जाता है। ये कहाँ पे हुआ था? हरियाणा में। कारगिल की .5140 पहाड़ी का नाम अब बदल करके गन हिल रख दिया गया है। ठीक है, ऑपरेशन विजय में जो हमारे सैनिक बलिदान जिन लोगों ने दिया था उनको श्रद्धांजलि के रूप में गन हिल नाम दिया गया है .5140 पहाड़ी को। और इसके बाद भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अलनाजा 4th ये राजस्थान में हुआ था 1 से 13 अगस्त के बीच। पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो है ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ठीक है, इसके बाद युद्ध अभ्यास के बारे में अगर हम देखें तो युद्ध अभ्यास इस नाम से जो मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और US की सेना करती है। ठीक है, थल सेना करती है। युद्ध अभ्यास के 18वां संस्करण था, ये औली उत्तराखंड में हुआ था इस बार का संस्करण। एक्सरसाइज स्काईलाइट नाम से अभ्यास जो है ये अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास था, इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था ये स्काईलाइट जुलाई मंथ में 25 से 29 जुलाई को। वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है भारत और अमेरिका के बीच होता है, ये बकलोह में हुआ था हिमाचल प्रदेश में। उदार शक्ति नाम से जो एक्सरसाइज है ये भारत और मलेशिया करते हैं। मलेशिया गई थी यहाँ पर भारत की वायुसेना इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। आज़ादी सैट ये काफ़ी चर्चा में था। आज़ादी सैट बेसिकली एक क्यूब सैटेलाइट है। व्हाट इज़ आज़ादी सैट? इट इज़ बेसिकली अ क्यूब सैट। तो क्यूब सैट जो है इसमें 75 स्कूल्स की लड़कियों ने जो है इसमें पेलोड बनाने में हेल्प की थी और ये काफ़ी एक हम लोग कह सकते हैं सिंबॉलिक तौर पर भेजा जाना था। हालांकि ये नहीं पहुंच पाया था अनफॉर्चुनेटली ऑर्बिट तक। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसरो का, जिसके बारे में अभी हम MCQ सेक्शन में और डीप में डिस्कस करेंगे। इसमें 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए इसको आज़ादी सैट को बनाया गया था। 8 kg का ये क्यूब सैट या स्मॉल सैटेलाइट था, इसको लॉन्च किया गया था। किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D1 से लॉन्च किया गया था। ठीक, इसके बाद 75 लैप आज़ादी का अमृत महोत्सव रन। तो भारतीय नौसेना का पोत INS सतपुड़ा भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के लक्ष्य में 13 अगस्त को अमेरिका के सैन डियागो पहुंचा था। सैन डियागो हार्बर पर पहुंचकर प्रवासी भारतीयों स्थानीय लोगों के साथ मिलकर भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया था और इसको 75 लैप आज़ादी का अमृत महोत्सव रन इसको कहा गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत अमेरिकी तट पर पहुंचा हो इंडिपेंडेंस डे में। ठीक, इसके बाद चंद्रमा के लिए पहला अंतरिक्ष यान यानी कि फर्स्ट एयर स्पेसक्राफ्ट टू मून दानुरी इसको नाम दिया गया। साउथ कोरिया का ये स्पेसक्राफ्ट दानुरी जो कि मून की तरफ रवाना हो चुका है फाल्कन 9 रॉकेट से या फिर फाल्कन 9 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। इसको दिसंबर 2022 में अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा और मिशन सफल होता है तो दक्षिण कोरिया, अमेरिका, चीन, भारत के पास जैसे स्पेसक्राफ्ट मून में भेजने का गौरव प्राप्त है, वो गौरव ये दक्षिण कोरिया भी प्राप्त कर लेगा। तुमसे क्या पूछेंगे कि भाई इसका नाम क्या है? सबसे पहले तो दानुरी है, किससे एसोसिएटेड है? साउथ कोरिया से एसोसिएटेड है। लॉन्च व्हीकल क्या था इसका? फाल्कन 9। फिर इसके बाद रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट, चीन जो है ऑर्बिट में लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट पर जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने वाला था। ठीक है, तो रीयूजेबल से स्पेसक्राफ्ट एसोसिएटेड किससे है? चाइना से। चाइना ने अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास ऑर्गेनाइज किया था चाइना ताइवान बॉर्डर पर। आप जानते हैं कि नैन्सी पेलोसी वहाँ चली गई थी ताइवान, काफ़ी जियोपॉलिटिकल एजेंडा ये बना था और अब चाइना ने अपने बल प्रदर्शन के लिए या पराक्रम दर्शाने के लिए ताइवान बॉर्डर पर ही अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास किया था। वायुसेना, नौसेना और अन्य सेनाएं जो है यहाँ पर भेजी थी और वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है चाइना, तो इस वजह से अपना शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से इन्होंने किया था। इंडियन आर्मी गॉट F-INSAS सिस्टम। तो F-INSAS सिस्टम बेसिकली है कि एग्जाम में पूछे। राजनाथ सिंह जी ने एक नई एंटी पर्सनल माइन निपुण लॉन्च की थी और F-INSAS सिस्टम लॉन्च किया था। F-INSAS भारत और रूस की साझेदारी के साथ भारत की अमेठी में निर्माण किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है कि भारत की जो पैदल सेना है इसको आधुनिक बनाना। ठीक, तो एंटी पर्सनल माइन क्या है? निपुण है और F-INSAS सिस्टम है।
एफ-इंसास सिस्टम में क्या होता है, एक 203 राइफल होती है, एक रशियन ओरिजिन की गैस ऑपरेटेड सिलेक्ट फायर असॉल्ट राइफल है, ठीक। और साथ ही साथ कुछ और वीपन्स इसमें शामिल हैं, तो पूरा एक गेयर बनता है जिसको एफ-इंसास कहा जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर एफ-इंसास एक पूरा गेयर यानी कि पूरा यहाँ पे साजो सामान देता है, जिसमें एक बहुत एडवांस राइफल, एक हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, ये सब शामिल है, ठीक। यानी इसके बाद भारत द्वारा श्रीलंका को एक डॉर्नियर समुद्री टोही विमान यानी कि मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट डिलीवर किया गया था श्रीलंका को भारत के द्वारा, और मानव तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी आदि अपराधों से निपटने के लिए हेल्प करने के लिए भारत ने श्रीलंका को ये डॉर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है, ठीक। इंडिया चाइना मिलिट्री एक्सरसाइज वॉस्टॉक 2022 ये रशिया में होगी। इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा, चीन, बेलारूस, मंगोलिया और तजिकिस्तान की सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रिम्पैक एक्सरसाइज जो है इसको कहा जाता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास होता है। कैपेबल एडेप्टिव पार्टनर्स इसकी थीम होती है। इसमें 26 देशों की नौसेनाएं भाग लेंगी। ये कहाँ पे होगा? अमेरिका के हवाई द्वीप में जनरली होता है, ये पहले भी हवाई में हुआ था। तो रिम्पैक किससे एसोसिएटेड है? ये अमेरिका से एसोसिएटेड है, यूएस से, ध्यान रखिएगा। भारत रूस से बमवर्षक विमान खरीदेगा। TU-160 बॉम्बर एयरक्राफ्ट इंडिया खरीदेगा रशिया से। इंडियन आर्मी विल गेट क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। भारतीय सेना भी अमेरिका, चीन, कनाडा और अन्य यूरोपीय देशों की तरह क्वांटम संचार प्रौद्योगिकी हासिल करने की राह पर है और इसे स्वदेश में ही डेवलप किया जा रहा है। उल्ची फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज, ये साउथ कोरिया और यूएस ने ये किया था। अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया था दक्षिण कोरिया और यूएस ने, उल्ची फ्रीडम शील्ड। इसके बाद है कि भारतीय रक्षा मंत्री की ताशकंद में 3 रक्षा मंत्रियों के साथ बातचीत हुई थी। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, ताशकंद वो पहुंचे थे हमारे रक्षा मंत्री वहां पर। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस के रक्षा मंत्रियों के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता उन्होंने की थी। संघाई सहयोग संगठन की जो चेयर यानी कि जो अध्यक्षता है वो किसके पास है 2022 में? उज्बेकिस्तान के पास है, और लास्ट ईयर तजिकिस्तान के पास थी। तो इस साल जो SCO की काउंसिल जो होगी, हेड ऑफ स्टेट की काउंसिल, ये सितंबर मंथ में होगी, 15 और 16 सितंबर को समरकंद में, ठीक है। उज्बेकिस्तान इसमें हेड करेगा। इंडिजिनस VLSR SAM मिसाइल टेस्ट फायर DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर के किया था चांदीपुर, ओडिशा में, ठीक। बस इतना ध्यान रखिएगा यहाँ पे। स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण यहाँ पे किया गया था। भारत की पहली नौसैनिक शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? INS कर्ण में। वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने INS कर्ण जो पोत है इसमें पहली नौसैनिक समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का शुभारंभ किया है। तो इंडिया फर्स्ट बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे डिफेंस में हो चाहे अपॉइंटमेंट में हो, जरूर ध्यान रखिएगा इसको। इंडिया फर्स्ट नेवल शूटिंग रेंज इनॉग्रेटेड एट INS कर्ण। नेवल फाइटर जेट्स के लिए बोइंग की आत्मनिर्भर रणनीति क्या होगी आगे? अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग ने भारत द्वारा अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के लिए FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू जेट चुनने के लिए एक पिच तैयार की है। बोइंग आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकारी योजना में शामिल हुआ है जो नए लड़ाकू विमानों का संचालन करेगा। INS विक्रांत जो है, जो काफ़ी चर्चा में रहा है, ये कमीशन होने वाला है 2 सितंबर को। खुद मोदी जी जो है कमीशन करेंगे इसको, और इसका निर्माण किसने किया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने, ठीक। और इसमें क्या कह रहे हैं कि कितने % हिस्सा जो है पूरी तरीके से इंडिजिनसली डेवलप्ड है, वो कमेंट करके आप बताइए। INS विक्रांत का कुल कितना हिस्सा जो है इंडिजिनसली डेवलप्ड है? DMRC की परियोजना वृषभ सैनिक आरामगाह का आयोजन कहाँ पर किया गया था? दिल्ली कैंट में, ठीक है। वृषभ सैनिक आरामगाह परियोजना का उद्घाटन किया गया था। AK-630 गन, ये भारत किसी से नहीं खरीदेगा, भारत में इंडिजिनली डेवलप की जा रही है मेक इन इंडिया के तहत। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड इसको डेवलप करेगा। ये भारत की तोप होगी AK-630। इसके बाद भारतीय नौसेना की सर्व महिला एयर क्रू ने एक इतिहास रचा था उत्तरी अरब सागर में। नेवल एयर इनक्लेव पोरबंदर में स्थित भारतीय नौसेना के INS 314 की 5 अधिकारियों ने 3 अगस्त 2022 को डॉर्नियर 228 विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन पूरा किया था, ठीक। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि ऑल विमेन क्रू ने ये मैरीटाइम रिकॉनेंस और सर्विलांस मिशन पूरा किया था। मतलब ऐसा मिशन कई बार हो चुका है लेकिन उसमें पुरुष टीम होती थी। ऑल विमेन क्रू पहली बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने सर्विलांस मिशन कंप्लीट किया था। तो इस सर्विलांस मिशन में शामिल कौन कौन थी? लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा जिन्होंने हेड किया था इस टीम को, और पायलट थे इनके साथ लेफ्टिनेंट शिवांगी, लेफ्टिनेंट अपूर्वा गीते, लेफ्टिनेंट पूजा पांडा और लेफ्टिनेंट पूजा शेखावत। इन सभी के नाम एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और उनके विमान का नाम भी ध्यान रखिएगा जिससे इन्होंने ये गश्ती अभियान या फिर कह सकते हैं रिकॉनेंस और सर्विलांस मिशन कंप्लीट किया।
उसके बाद प्रेडेटर ड्रोन जो है इंडिया किससे खरीदेगा? अमेरिका से। बस इतना ध्यान रखना। डिफेंस में आ जाएंगे हम लोग ऑबिचरीज पर। ऑबिचरीज में स्पोर्ट्स से रूडी कोर्सन नहीं रहे थे, कई सारे क्रिकेटर्स ने इनके बारे में ट्वीट किया था, ठीक है, और काफ़ी लंबे समय तक अंपायर रहे थे। कहाँ से हैं, किस देश से? दक्षिण अफ्रीका से। राकेश झुनझुनवाला नहीं रहे थे, ठीक है, शेयर बाजार के दिग्गज माने जाते हैं, अब नहीं रहे ये। और आकाशा एयर करके एयरलाइन कंपनी अभी चर्चा में आई थी, अभी लाइसेंस उनकी एयरलाइन कंपनी को मिला था, उसके भी को फाउंडर थे श्री राकेश झुनझुनवाला। समरभद्र बनर्जी, ये भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हुआ करते थे। 1956 में टीम ने ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है इनकी कप्तानी में किया था, ये नहीं रहे। उसके बाद सिबते राजी, ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल नहीं रहे। झारखंड में राज्यपाल रहे थे, असम में ये राज्यपाल रहे थे सिबते राजी। अब हम यहाँ पर स्कीम्स, कैंपेन, कुछ कमिटीज़ जो न्यूज़ में रहे उनके बारे में देखेंगे। मंकी पॉक्स वायरस से जो पहली डेथ हुई थी, उसके बाद एक टास्क फोर्स या फिर कह सकते हैं कमेटी बनाई गई है, वी.के. पॉल टास्क फोर्स बनाई गई है मंकी पॉक्स वायरस से निपटने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, ठीक। वी.के. पॉल जो है नीति आयोग के ही मेंबर हैं और ये इस टास्क फोर्स को हेड करेंगे। इसके बाद स्माइल 75 इनिशिएटिव, स्माइल के बारे में वैसे बात कर चुके हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। आप सोचेंगे कि क्या बच्चों से एसोसिएटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट से एसोसिएटेड हो जाएगा, नहीं। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है स्माइल @75। इसके तहत 75 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को आइडेंटिफाई किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत। वहाँ पर कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाई जा सके, ठीक है। भिक्षावृत्ति के खिलाफ है ये स्माइल स्कीम या फिर स्माइल इनिशिएटिव जो चल रहा है, ठीक। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति जारी की गई है। गुजरात पहला स्टेट बना है जिसने अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की है। एक सेमीकॉन सिटी भी बनाई जाएगी गुजरात के धोलेरा में। धोलेरा इन्वेस्टमेंट जोन जो है उसमें एक सेमीकॉन सिटी बनाई जाएगी इंडिया की, जो कि पहली होगी इंडिया की, वो भी यहाँ पे बात की जा रही है। तो कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी के लागू होने से, जिसकी अवधि 2022 से 2027 तक है, ऐसा कह रहे हैं कि गुजरात में करीब 2 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है क्रिएट की जा सकेंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद चिराग स्कीम है। चिराग का यहाँ पे फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। इस योजना के तहत हरियाणा में सरकारी निजी स्कूलों में सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत कक्षा 2 से लेकर कक्षा 12वीं तक बच्चे अपने पास के स्थित पात्र स्कूल में दाखिला ले सकते हैं, ठीक। मतलब सरकारी स्कूलों के बच्चे वो प्राइवेट में जा सकते हैं कुल मिलाकर के, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं मिशन भूमिपुत्र जो है ये शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने ये शुरू किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मिशन भूमिपुत्र को शुरुआत किया था। इसमें छात्रों को डिजिटल रूप से जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे इशू किए जाएंगे और मैनुअल प्रणाली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। और ट्राइबल लोगों को ही जो टर्म दिया गया है वो है भूमिपुत्र। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील स्कीम किसने शुरू किया है, ऐसा पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील स्कीम है असम गवर्नमेंट की, असम राज्य सरकार की स्कीम है। इसका एम क्या है, इकोनॉमिकली चैलेंज्ड और अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जो है उनको एलिमेंट्री एजुकेशन 10 मंथ तक के लिए प्रोवाइड करवाना हर हाल में। इसके बाद मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त पहल, चीफ मिनिस्टर्स माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव, ये नागालैंड की गवर्नमेंट ने लिया है और इसको जारी किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। इस पहल का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर किसानों की आय को बढ़ाना, उसमें वृद्धि करना, कृषि विपणन नेटवर्क और बुनियादी संरचना में सुधार करना और ऋण संवर्धन करना, यानी ऋण को लोगों तक पहुंचाना, ये है उद्देश्य। मंथन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक नवाचारों और समाधानों को लागू करने के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए मंथन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि उद्योगों में तकनीकी या फिर उनको कह सकते हैं टेक्निकल बूस्ट दे करके सरकारी प्रयासों को एक नई ऊंचाई तक ले जाना है, ठीक है। मंथन इनिशिएटिव मतलब रफली किससे एसोसिएट करेंगे आप, कुल मिलाकर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के इनोवेशंस को इंडस्ट्री से जोड़ने का ये प्रयास होगा मंथन प्लेटफॉर्म का, ये यहाँ पे मोटे तौर पर कहा जा रहा है। चिनाब रिवर पर अब तक का सबसे ऊंचा विश्व का रेलवे ब्रिज बन रहा है, ये पूछा भी गया था बीपीएससी के पेपर में। इसमें एक गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया था 13 अगस्त 2022 को, ठीक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव बनाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज से इसको सजाया गया था। जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर के ऊपर स्थित है और पूर्णतया बनने के बाद इसकी ऊंचाई एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंची होगी। बढ़े चलो इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। इसका उद्देश्य क्या है, 75 साल जो आज़ादी के पूरे हो रहे हैं तो भारत में युवाओं से जुड़ने का एक लक्ष्य है और उनमें देशभक्ति की भावना प्रेरित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है।
तो इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करना, देशभक्ति की भावना से लोगों को भरना, खासकर युवाओं को, ये लक्ष्य बढ़े चलो इनिशिएटिव का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के संवर्धन हेतु एक पहल नीति आयोग ने शुरू की है। COP 26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा जो रहे थे, और नीति आयोग के द्वारा भारत में बैटरी चालित वाहनों और बैटरी को रिसाइकलिंग करने के लिए, बैटरी की रिसाइकलिंग के संवर्धन के लिए एक पहल शुरू की गई है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए नीति आयोग के द्वारा। नमस्ते स्कीम ये एसोसिएटेड है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। इस योजना का उद्देश्य है सफाई कर्मियों को उनके कार्यों के दौरान जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के दौरान जो मृत्यु हो जाती है, सबसे पहले तो इसको रोकना, और सफाई कर्मियों के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनकी आजीविका को देखना कि वो सही मतलब सुचारू रहे और काम के दौरान उन्हें किसी तरीके से असुविधा ना हो, ये सब देखना लक्ष्य है स्कीम नमस्ते का। तो सैनिटाइजेशन या सैनिटेशन वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य है नमस्ते स्कीम में। सफाई मित्र सुरक्षित शहर स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की है। 500 सिटीज़ ने अब तक खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित कर चुके हैं। 500 शहर जो है खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित कर चुके हैं। इससे जो है मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो कुछ मापदंड बनाए गए थे उनमें उन मानदंडों को अचीव करने के बाद 500 ऐसे सिटीज़ हैं भारत में जो कि सफाई मित्र सुरक्षित शहर हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये किस इनिशिएटिव, मतलब इनिशिएटिव जो है या फिर स्कीम है किसके तहत है? ऑब्वियसली जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। उड़े देश का आम नागरिक स्कीम जो है उसने अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 27 अप्रैल 2017 को स्कीम आई थी। एक्चुअली स्कीम आई थी 21 अक्टूबर 2016 को। पहली उड़ान इसके तहत लॉन्च की गई थी 27 अप्रैल 2017 को। ठीक, तो ये अंतर एक तो आपको पता होना चाहिए। और छोटे और मध्यम श्रेणी के जो शहर हैं जिसको Tier 2 Tier 3 सिटीज़ हम लोग कहते हैं, उसमें भी एयरपोर्ट वगैरह की सुविधा उपलब्ध हो, हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो, इसको टारगेट करते हुए उड़ान स्कीम या फिर उड़े देश का आम नागरिक स्कीम आई थी। इसने अपने 5 वर्ष जो है टेक्निकली पूरे कर लिए हैं। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल बस शुरू की गई थी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा पुणे में पहली स्वदेशी रूप से निर्मित या फिर विकसित हाइड्रोजन फ्यूल बस लॉन्च की गई थी, जो शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर हमारा एक बड़ा कदम होगी। ग्रामीण उद्यमी योजना नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये मतलब चलायमान है। आदिवासी युवाओं में कौशल संवर्धन और उद्यमिता के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा और सेवा भारती के द्वारा युवा विकास सोसाइटी के साथ साझेदारी में झारखंड में इसको दूसरे चरण में शुरू किया गया था। पहले चरण में इसमें महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदिवासी युवाओं के बीच इसको लागू किया गया था। अब सेकंड फेज में इसको कहाँ पे लागू किया जा रहा है? झारखंड में। यही पूछ सकते हैं कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, वो कहाँ पे लागू किया जा रहा है सेकंड फेज में? तो उसका उत्तर होगा झारखंड। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, आपको ध्यान रखना है। 31 जुलाई 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया था गिफ्ट सिटी गुजरात में। भारत का पहला और विश्व का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज था ये। मौद्रिक नीति वक्तव्य आया था लेटेस्ट, RBI जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लाती रहती है, इसमें ये कहा गया है कि लेटेस्ट में रेपो दर जो रहेगी वो होगी 4.90, मतलब जो 4.90 थी उसको बढ़ा करके 5.40 कर दिया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का जो टारगेट फिनिश होने वाला था 31 मार्च 2022 को, उस टारगेट को आगे बढ़ाया गया है और कहा गया है कि 31 दिसंबर 2024 तक ये योजना जो है आगे चलती रहेगी। यूपी डिफेंस एंड एरोस्पेस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी अभी जारी की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इसको जारी किया है। मौजूदा नीतियों को अधिक सरल, तन्यक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तन्यक मतलब लचीला यानी कि रिजाइलेंट। और एरोस्पेस विनिर्माण गतिविधियों में निवेश को इससे बढ़ावा मिलेगा। 15 करोड़ के मौजूदा प्रोत्साहन को बदलकर अब अधिकतम 500 करोड़ तक कर दिया गया है। ठीक है, इस नीति के तहत 50 करोड़ रुपए पूंजीगत सब्सिडी के रूप में प्रदान किए जाएंगे। तो ये कुछ प्रावधान आप ध्यान रख सकते हैं एज एन एस्पिरेंट ऑफ यूपी। ये आपको प्रावधान पता होना चाहिए इस नीति के बारे में। कि यहाँ पे मतलब जो प्रोत्साहन था वो नीति आने से पहले कितना था? 15 करोड़ का, अब अधिकतम 500 करोड़ रुपए का रहेगा। और पूंजीगत सब्सिडी जो है 50 करोड़ रुपए अधिकतम प्रदान की जाएगी। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की है। इसके तहत भारत ब्रांड के तहत सभी उर्वरकों की बिक्री की जाएगी। योजना 2 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी। उर्वरक सब्सिडी योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय उर्वरक परियोजना रख दिया गया है। ठीक, और भारत ब्रांड के तहत उर्वरकों की बिक्री अब की जाएगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना जारी की गई है। इस योजना के अनुसार 2017 से 2018 तक अब तक जो नए निकाय बने 191, इनमें जो है भविष्य संवर्धन होगा। नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और मतलब सेपरेट तौर पर जो नए निकाय बने हैं इनका कायाकल्प होगा। 550 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए जारी किया गया है।
स्पोर्ट्स सेक्शन में करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। स्पोर्ट्स में सबसे पहले एशिया कप 2022, एशिया कप ये क्रिकेट का एशिया कप है, T20 फॉर्मेट में जो हो रहा है, ये यूएई में हो रहा है, शारजाह में और अबू धाबी मैचेस होंगे। पहले ये श्रीलंका में होना था, लेकिन वहाँ जिस प्रकार से कंडीशंस थी, फिर जो आईसीसी ने इसको शिफ्ट किया यूएई में, ठीक है। उसके बाद सुनील गावस्कर के नाम पर एक क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है। पहले केंटकी और तंजानिया के जंजीबार में भी गावस्कर के नाम पर स्टेडियम के नाम रखे जा चुके हैं। अभी हाल में स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट क्लब स्वामित्व वाले लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इंग्लैंड में भारत स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट क्लब का जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है उसको सुनील गावस्कर स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा, ठीक। सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जाना जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक जो हम लोग कह सकते हैं स्लोगन है वो आ गया है। स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। भारत जो है SAFF अंडर 20 का चैंपियन बना है। फाइनल में किसको हराया था? बांग्लादेश को, ठीक। शतरंज ओलंपियाड 2026 ये कहाँ पे होगा? उज्बेकिस्तान में होगा। FIDE ने बताया कि अगला जो शतरंज ओलंपियाड है वो कहाँ पे होगा? उज्बेकिस्तान में। सेरेना विलियम्स ने संन्यास का ऐलान किया था। 23 बार उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता, ध्यान रखिएगा। इस साल का जो US ओपन होगा वो सेरेना विलियम्स का आखिरी टूर्नामेंट होगा। 44वां शतरंज ओलंपियाड जो चल रहा है, ठीक है, 2022 वाला कहाँ चल रहा है? ऑब्वियसली ये चेन्नई में चल रहा है, भारत में। यहाँ पर स्वर्ण पदक किसने जीता? उज्बेकिस्तान में। रजत आर्मेनिया ने और कांस्य यहाँ पर भारत ने जीता है। अगर हम पुरुष टीमों के बारे में बात करें तो भारत ने यहाँ पे कांस्य जीता है। और 44वें शतरंज ओलंपियाड में महिला टीमों में से देखें तो यूक्रेन ने स्वर्ण जीता है, रजत जॉर्जिया ने जीता है और कांस्य भारत ने जीता है, ठीक। उसके बाद साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर या फिर बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो इंडिया के द्वारा, मतलब इंडियन फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, उसके द्वारा दिया जाता है। ये मिला है इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री को और वुमेन्स टीम प्लेयर मनीषा कल्याण को। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 ये नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा, या फिर कह सकते हैं हो चुका है। 16 से 23 अगस्त के बीच चला था। 16 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उच्च न्यायालय द्वारा ओलंपिक संघ के लिए समिति की नियुक्ति की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ के मामलों का प्रशासन करने के लिए प्रशासकों की 3 सदस्यीय समिति का नियुक्ति हुई थी। इसमें पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज और बोम्बाइला देवी लाइश्राम शामिल थे, ठीक। इनका चुनाव जो है 3 वर्ष तक के लिए किया गया था। UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी थी? मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण ने यूरोपियन क्लब टूर्नामेंट में खेला था और ऐसा करने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी बनी थी। उसके बाद दही हांडी को आधिकारिक खेल का दर्जा दिया गया था महाराष्ट्र में। दही हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा मिला महाराष्ट्र में, जिसके द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो मिलता है स्पोर्ट्स कोटे से, उसमें दही हांडी खेल को भी शामिल किया जाएगा आपसे। एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी। इसमें ये कहाँ पे हुआ था? मनामा बहरीन में हुआ था। इसमें कुल पदक 22 भारत ने जीते थे, जिसमें 4 स्वर्ण थे, 9 रजत और 9 कांस्य थे। तो स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम एक बार देख सकते हैं। अंतिम ने जीता था, प्रियंका ने, सुजीत ने और आरजू ने, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। एशियाई अंडर 20 वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई थी। इसका आयोजन नूर सुल्तान कजाकिस्तान में हुआ था। प्रथम विजेता इसमें जापान रहा था, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर थाईलैंड। प्रथम ध्यान रख सकते हैं खाली एक बार जापान। FTX क्रिप्टो कप ये काफ़ी चर्चा में आया था क्योंकि ये ऐसा तीसरा टूर्नामेंट था साल का जिसमें हमारे भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद ने विक्टर एक्सेल्सन को हराया था। विक्टर एक्सेल्सन को तीसरी बार इन्होंने साल भर में हराया है प्रज्ञानंद ने, और ये चेस सनसनी बन चुके हैं। मैग्नस कार्लसन को हराया है प्रज्ञानंद ने इस टूर्नामेंट में। मतलब ये तीसरा ऐसा टूर्नामेंट था FTX क्रिप्टो कप जिसमें उन्होंने हराया था मैग्नस कार्लसन को। अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप हरियाणा की अंतिम पंघाल ने कजाकिस्तान की एटलीन शगोवा को हरा करके अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप जीती थी और ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी थी, ठीक है। तो ये अंतिम पंघाल का नाम चर्चा में आया था। अंतिम पंघाल विमेन है, ध्यान रखिएगा। अंतिम पंघाल ने एक स्टोरी भी शेयर की थी अपनी कि उनका नाम अंतिम इसलिए रखा था उनके माता पिता ने क्योंकि वो चाहते थे कि आखिरी मतलब बच्ची हो जो जन्म ले उनके घर में, इस वजह से उसका नाम ही अंतिम रख दिया था उन्होंने। तो फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल अंतिम पंघाल। उसके बाद ICC ने नए 3 देश शामिल किए हैं एसोसिएट देश की कैटेगरी में। आपको पता है कि 8 से 10 देश रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं और कई सारे देश जो है कुछ ऐसे टूर्नामेंट होते हैं उनको खेलते हैं ICC क्रिकेट में। तो नए देश जो शामिल हुए हैं वो है कोट डिआइवर और कंबोडिया और उज्बेकिस्तान शामिल हुए हैं। तो अब 108 देश हो चुके हैं जिसमें 96 एसोसिएट देश हैं और 12 रेगुलर कंट्रीज़ हैं, ठीक। स्विस ओपन की अगर हम बात कर लें तो 2022 का ये स्विट्जरलैंड ओपन है। इसमें पुरुष एकल में कैस्पर रूड ने जीता था जो नॉर्वे से हैं। उपविजेता इसमें मैटियो बेरेटनी रहे थे जो कि इटली से हैं। पुरुष युगल में देखें तो टॉमिस्लाव ब्रिक, युगल वैसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं, युगल को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंगल ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसने जीता? कैस्पर रूड ने। फाइनल में किसको रहा? मैटियो बेरेटनी को। हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन हुआ था, इसमें पुरुष सिंगल या फिर मेन सिंगल और वुमेन सिंगल देखेंगे। विजेता इसमें लोरेंजो मोसेटी रहे थे जो कि इटली से हैं। उपविजेता कार्लोस ऑल्क्राज जो कि स्पेन से हैं। महिला एकल में अगर हम देखें तो विजेता बर्नार्ड पेरा और उपविजेता एनेट कॉन्टेवाइट रही थी जो कि एस्टोनिया से हैं। हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन ये टूर्नामेंट हुआ था।
इसके बाद हम देखेंगे AFF अंडर 19 यूथ चैंपियनशिप हुई थी, आसियान फुटबॉल महासंघ के द्वारा आयोजित की गई थी। विजेता इसमें मलेशिया था। ठीक, तो ये आसियान देशों की चैंपियनशिप होती है। जनरली ओपन की बात कर लें तो पुरुष एकल विजेता इसमें रहे थे रॉबर्ट बौतिस्ता आगुट, ये स्पेन से हैं, और उप विजेता इसमें रहे थे फिलिप मिसोलिक, ये ऑस्ट्रिया से। युगल एक बार फिर से यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, लॉसेन डायमंड लीग हुई थी। नीरज चोपड़ा ने लॉसेन डायमंड लीग जीतकर ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए थे। उन्होंने 89.08 मीटर का थ्रो किया था, जो कि उनका सबसे लंबा थ्रो है अभी तक का। ठीक, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध लग गया था, आपको पता होगा। 15 अगस्त के दिन ये मतलब शॉकिंग न्यूज़ आई थी कि फीफा ने प्रतिबंधित कर दिया हमारे फुटबॉल महासंघ को, लेकिन 11 दिन बाद ठीक 26 अगस्त को बैन लिफ्ट कर दिया गया अचानक, और ये भी कहा गया कि अंडर 17 वर्ल्ड कप जो कि पहले कैंसिल कर दिया गया था, वो अब निश्चित समय पर भारत में ही होगा। ठीक है, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप जो होना है वो भारत में ही होगा। अब इसको जो है कैंसिल अब नहीं किया गया है, मतलब बैन और कैंसिलेशन अब अपलिफ्ट कर दिया गया है। 600 T20 क्रिकेट मैचेस खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं कैरन पोलार्ड। ठीक, कैरन पोलार्ड किस कंट्री से हैं? वेस्ट इंडीज से। भुवनेश्वर कुमार ने T20 में पाक के खिलाफ सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट लेकर कुल मिलाकर जो है मतलब 9 विकेट उन्होंने ले लिए हैं। तो इस तरीके से T20 में सर्वाधिक पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड किसके पास है? भुवनेश्वर कुमार के पास। खैर इतना जो माइन्यूट याद रखने की जरूरत नहीं है एक पर्टिकुलर टीम के खिलाफ, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स में जो सबसे बड़ा इवेंट जो इस महीने हुआ है वो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, और इसके बारे में डिटेल देखना है, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स से इस महीने से पूछा जाएगा तो कॉमनवेल्थ गेम्स से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पर इवेंट्स और कुछ अन्य जानकारी यहाँ पे कवर करेंगे सब कुछ। अलग से आपको कॉमनवेल्थ गेम का कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे यूट्यूब में पड़े हुए हैं, उस पर लाखों व्यूज़ हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो कई चीज़ें स्किप कर दी हैं उन लोगों ने। बर्मिंघम यूके में हुआ था, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चला था। पैरी द बुल इसका शुभंकर था, आदर्श वाक्य था गेम्स फॉर एवरीवन। ठीक है, और शुभंकर की निर्माता थी एमा लू, और इनकी आयु सिर्फ 10 वर्ष है। ठीक, अब यहाँ पर इवेंट पर आ जाते हैं। हम यहाँ पर वो सारे प्लेयर्स के नाम और उनके इवेंट को कवर करेंगे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बाकी मेडल टैली वगैरह आगे हम अभी आपको दिखाएंगे ही। मीराबाई चानू ने स्वर्ण जीता था। ठीक, इन्होंने जो है 201 किलोग्राम वजन उठाया था कुल मिला करके। उसके बाद जेरेमी लाल निरंगुआ ने जो है, माफ़ कीजिएगा अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हुई हो तो, क्योंकि इनका नाम ही कुछ ऐसा है। तो जेरेमी लाल रिंगुआ ने जीता था यहाँ पे स्वर्ण पदक। ठीक है, 300 किलोग्राम इन्होंने उठाया था। ठीक, इसके बाद अचिंता शुली ने स्वर्ण पदक जीता था। एटलीस्ट ये कवर करते रहिए कि मतलब ये क्या इनका स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है। जैसे मीराबाई चानू और जेरेमी लाल रिंगुआ का क्या है? वेट लिफ्टिंग। ठीक, अचिंता शुली का जो मतलब स्पोर्ट्स इवेंट क्या है वो भी यहाँ पे वेट लिफ्टिंग है। भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, और ये काफ़ी चर्चा में आया था क्योंकि लॉन बॉल कुछ लोग जानते ही नहीं थे कि इसको कैसे खेला जाता है। तो लॉन बॉल में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराया था, दक्षिण अफ्रीका को रजत पदक मिला था, तो ये ध्यान रखिएगा जरूर। देन इसके बाद पुरुषों की टेबल टेनिस टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। इस टीम में कौन शामिल थे? शरद कमल अचंता, हरमीत देसाई और साथियान ज्ञान शेखरन। ठीक, भारतीय टेबल टेनिस के मिश्रित युगल ने स्वर्ण पदक जीता था। इसमें मिश्रित युगल में कौन शामिल थे? श्रीजा अकुला और शरद कमल अचंता शामिल थे। ठीक, इसके बाद सुधीर ने स्वर्ण पदक जीता था हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में। ठीक है, हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर ने स्वर्ण पदक जीता था। बजरंग पुनिया को आप जानते हैं, तो पहलवान है कुश्ती में, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। साक्षी मलिक ने स्वर्ण पदक जीता था यहाँ पे। ठीक है, ये भी जो है कुश्ती में यानी रेसलिंग में। इसके बाद दीपक पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ये भी जो किस मतलब कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? रेसलिंग। ठीक है, कुश्ती ही। इसके बाद रवि दहिया ने स्वर्ण पदक जीता था, ये भी कुश्ती से। विनेश फोगाट ने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता था, ये भी फ्री स्टाइल रेसलिंग से। इसके बाद नवीन मलिक ने जीता स्वर्ण पदक। नवीन मलिक जो है पुरुषों के फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। भाविना पटेल ने स्वर्ण पदक जीता, और ये पैरा टेबल टेनिस प्लेयर हैं भाविना पटेल। आगे हम देखेंगे अमित पंघाल ने जो है स्वर्ण पदक जीता था बॉक्सिंग में। ठीक, एल्डोस पॉल ने स्वर्ण पदक जीता था। एल्डोस पॉल भारत से ही, ध्यान रखिएगा। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता ट्रिपल जंप में, पुरुषों की ट्रिपल जंप में। निखत जरीन ने जो है स्वर्ण पदक जीता किसमें? बॉक्सिंग में। पीवी सिंधु को सभी जानते हैं। ठीक है, बैडमिंटन में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता। इनका पहला राष्ट्रमंडल में मतलब राष्ट्रमंडल खेलों में इनका पहला स्वर्ण था। ठीक, निखत जरीन और अचंता शरद कमल भारत के ध्वजवाहक रहे थे, ध्यान रखिएगा। समापन समारोह में निखत जरीन और अचंता शरद कमल ध्वजवाहक थे, और शुरुआती समारोह में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। ठीक, एमा मैकॉन ने 8 पदक जीते थे इस पूरे इवेंट में। 8 पदक यानी कि 6 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक ऑस्ट्रेलियन स्विमर एमा मैकॉन ने जीते हैं। ये स्विमिंग में इन्होंने जीते कुल मिला करके। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में कितने पदक निकाले? 61 निकाले थे। और जब शूटिंग को हटा दिया गया था इस कॉमनवेल्थ गेम से, तो लोगों ने कहा था कि भारत इसमें 10 भी नहीं जीत पाएगा, तो ये एक करारा जवाब था। खैर आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 178 यहाँ पे जीते थे मेडल, और होस्ट से भी ज़्यादा मेडल जीते थे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 178 जीते, जिसमें 67 स्वर्ण थे, रजत जो है 57 थे, कांस्य जो है 54 थे। तो चाहे हम स्वर्ण की बात कर लें, चाहे रजत की बात कर लें, चाहे कांस्य की बात कर लें, चाहे टोटल मेडल की, सब में टॉप पर कौन रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड ने जो है स्वर्ण कितने जीते? 57,
एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। अगर पूछे कि रजत सबसे ज़्यादा किसने जीते, तो रजत 66 जो है किसके हैं, सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के हैं, यानी होस्ट के। और वैसे टोटल स्वर्ण मतलब ये टोटल मेडल किसके ज़्यादा है, 178 ऑस्ट्रेलिया के, फिर सेकंड नंबर पर इंग्लैंड के टोटल मेडल में, थर्ड पर है कनाडा और फोर्थ पर इंडिया है। तो इंडिया का स्थान फोर्थ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात थी कि इंडिया जो है स्पोर्ट्स इवेंट में, किसी मतलब मल्टीनेशनल स्पोर्ट इवेंट में जो है इतना ऊपर तक आ पाया। आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक चीज़ जो लगभग किसी ने नहीं बताई है वो ये यहाँ पर कि भारत ने किस किस खेलों में सर्वाधिक मेडल निकाले। ये जनरली जो है सबने स्किप कर दिया है और ये पूछा जा सकता है। एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में भारत के सबसे ज़्यादा मेडल आए हैं, यानी कि 8, ठीक है। स्वर्ण इसमें 1 आया है, रजत 4 आए हैं, कांस्य 3 आए हैं। बैडमिंटन में 6 मेडल आए हैं, जिसमें स्वर्ण 3 है। बॉक्सिंग में भी 7 मेडल आए हैं, जिसमें स्वर्ण आपके 3 हैं, ठीक। T20 क्रिकेट में 1 रजत आया है, हमारी वुमेन्स टीम गई थी और ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हार गई अनफॉर्चुनेटली। हॉकी में 2 आए हैं, जूडो में 3, लॉन बॉल और पैरा लॉन बॉल में 2 आए हैं, ठीक। और पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 आया है, स्क्वैश में 2 आए हैं, टेबल टेनिस और पैरा टेबल टेनिस में 7 आए हैं, ठीक। फिर आपका भारोत्तोलन में 10 आए हैं, ठीक, और कुश्ती में 12 आए हैं। तो जो है मैंने थोड़ा शायद बोल दिया कि एथलेटिक्स पैरा एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा आए हैं, नहीं, सबसे ज़्यादा किस में आए मेडल, कुश्ती में आए हैं, ठीक। और सबसे ज़्यादा गोल्ड किस जो है इवेंट से आए हैं, तो गोल्ड भी सबसे ज़्यादा किससे आए हैं, कुश्ती से ही आए हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज़। इसी वजह से दिया है क्योंकि इस तरीके के भी सवाल बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, ये बहुत ज़रूरी है, किसी ने नहीं बताया है, ठीक। बाकी आपका इंग्लिश में भी वही चीज़ लिखी हुई है, ये सब हमने पूरी टेबल दे रखी है कि गोल्ड किसने जीता किस इवेंट में, अलग से भी लिख दिया है, तो रिवीजन में आसानी होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स के इससे बेटर नोट्स आपको 2 पेजेस में नहीं मिल सकते हैं, ठीक। खैर आगे बढ़ते हैं, समिट पर आ जाएंगे हम लोग। समिट में सबसे पहले ट्रीपार्टाइट फ्रेमवर्क कॉपरेशन पर ये मतलब बैठक हुई थी इंडिया के बीच, यूएई के बीच और फ्रांस के बीच। किस लिए हुई थी, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन अपनी ताकत लगातार बढ़ाता जा रहा था, ठीक है। चाहे शीशेल्स आइलैंड में देख लें, चाहे हम श्रीलंका में देख लें, तो इंडिया, फ्रांस और यूएई ने डिस्कस किया कि किस तरीके से कॉपरेशन करके हम उसके एक अधिकार को रोक सकते हैं, ठीक। चाबहार पोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के साथ संपर्क पर ये कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, मुंबई में। चाबहार डे सेलिब्रेट किया गया था मुंबई में 31 जुलाई 2022 को, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से रीजनल कनेक्टिविटी को और बूस्ट किया जाए। चाबहार पोर्ट का जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा, उससे सेंट्रल एशिया को पूरी तरीके से जोड़ा जा सकेगा और इंडिया के इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिकल टाइज सेंट्रल एशियन कंट्रीज से और भी इंप्रूव हो सकेंगे, ठीक। तो आपसे पूछे चाबहार दिवस कहाँ से मनाया गया, चाबहार दिवस पर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी समिति की वैश्विक उच्च स्तरीय बैठक, स्पेशल हाई लेवल मीटिंग ऑफ एंटी टेररिज्म कमेटी, ये कहाँ पे होगी, अभी अनाउंस किया गया है कि 28 और 29 अक्टूबर को होगी, मुंबई और दिल्ली में, ठीक। संयुक्त राष्ट्र के 15 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और इस समय भारत वर्तमान में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष है इस साल, तो इस वजह से अध्यक्षता भी भारत करेगा। क्योंकि देखिए इस तरीके से सवाल आएगा कि स्पेशल हाई लेवल मीटिंग ऑफ द एंटी टेररिज्म कमेटी को हेड कौन करेगा, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। अगर कहें होस्ट कौन करेगा, तो उत्तर हो जाएगा भारत, क्योंकि इस समय चेयर जो है काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी की भारत के पास ही है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट ये कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड डेयरी समिट कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में। ये पहली बार नहीं हुआ था, इससे पूर्व भारत ने 1974 में इसकी मेजबानी की थी, तो ये दूसरी बार हुआ था। इसके बाद इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का जो स्टैंडर्डाइजेशन फोरम हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में, ठीक। अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी, न्यू दिल्ली में, और इसमें एक डाक टिकट भी जारी की गई थी। इसमें मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार पर एक डाक टिकट जारी की गई थी। इसमें हमारे 48वें CJI NV रमण शामिल हुए थे। मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था, चंडीगढ़ में हुआ था, और इसमें बाकायदा वीडियोग्राफी करवा के जो ड्रग सीज की गई थी करीब 30,000 किलोग्राम, उसको नष्ट किया गया था, ठीक, सिंबॉलिक तौर पर, कि इस तरीके से जो है हम ड्रग को एलिमिनेट कर देंगे पूरी तरीके से। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी न्यू दिल्ली में। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी, जैसे दलहन, तिलहन और अन्य कृषि समुदायों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और फसल अविविधीकरण प्राप्त करना, आयातित तेल की निर्भरता को कम करना, ये सब इसमें किया गया था। गवर्निंग काउंसिल जो होती है नीति आयोग की, उसको हेड कौन करता है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। एशियाई क्षेत्रीय मंच की वर्चुअल बैठक ये भी न्यू दिल्ली में हुई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतलब कह सकते हैं आयोजित की गई थी। आगामी महीनों में लोकतंत्र पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसकी मेजबानी मैक्सिको में स्थित राष्ट्रीय निर्वाचन संस्थान करेगा। इसका विषय क्या था, मेकिंग आवर इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटरी। नवी आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 20 जुलाई को हुई थी, अगली बैठक इंडोनेशिया में होगी, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मॉस्को सम्मेलन 2022, ये 15 से 17 अगस्त तक चला था। 10वां अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मॉस्को सम्मेलन सर्वप्रथम 2012 में हुआ था। अगर आपसे कहें कि इस मॉस्को सम्मेलन को होस्ट किसने किया था, तो नो डाउट इसका आंसर क्या हो जाएगा, रशिया ने इसको होस्ट किया था। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में। सिल्क मार्क एक्सपो कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में, ठीक।
उसके बाद 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, ये कनाडा के हैलिफैक्स में हुआ था। 20 से 26 अगस्त के बीच 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हुआ था कनाडा के हैलिफैक्स में। 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी भोपाल में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसमें मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्चुअल तौर पर शामिल हुए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही सेंट्रल जोनल काउंसिल के भाग हैं, इस वजह से इसमें शामिल हुए थे। ठीक, क्योंकि आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश नॉर्थ में, तो इस वजह से नॉर्थ जोनल काउंसिल का भाग है उत्तर प्रदेश, ऐसा नहीं है, सेंट्रल का है, ध्यान रखिएगा। बायो एशिया 2023 का 20वां संस्करण ये हैदराबाद में हुआ था, मतलब ये होगा, ये अनाउंस किया गया है। 20वां संस्करण 24 और 26 फरवरी 2023 को हैदराबाद में होगा। इसका विषय रहेगा या थीम रहेगी एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। 4th एडिशन ऑफ इंडिया क्लीन एयर समिट, ये हुआ था बेंगलोर में, बस इतना ध्यान रखिए। महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन ये शिमला में हुआ था, बस इतना ध्यान रखिए आप। आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीट जो 2022 की हुई थी, कैम्बोडिया में हुई थी, और इसको होस्ट किसने किया था? कैम्बोडिया ने। आसियान ACT एड्रेसिंग चैलेंजेस टुगेदर, ये इस बार इसकी थीम थी। ठीक, तो आसियान की चेयर किसके पास है अगर आपसे पूछ ले 2022 में, तो इसका भी आंसर हो जाएगा किंगडम ऑफ कैम्बोडिया। तभी ये जो जितनी मीटिंग होगी आसियान से एसोसिएटेड, चाहे फॉरेन मिनिस्टर्स की हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर्स की हो, चाहे टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स की हो, चाहे समिट हो, आसियान समिट, उसको हेड कौन करेगा? जो इस साल का चेयर होगा, जिसके पास अध्यक्षता होगी। जैसे इस साल आसियान की अध्यक्षता है कैम्बोडिया के पास। 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता, 13th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, ये कहाँ पे हुआ था? बर्लिन में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन से देश कर रहे हैं? अध्यक्षता तो जर्मनी तो कर ही रहा है, क्योंकि बर्लिन में तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ इजिप्ट भी कर रहा है, इसमें ध्यान देना है आपको, क्योंकि जो COP27 होगा वो शर्म अल शेख नाम की जगह पर इजिप्ट में होगा, लेकिन सह अध्यक्षता COP की भी कौन करेगा? जर्मनी और मिस्र संयुक्त रूप से। ये बहुत बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे कहें COP27 होगा कहाँ पे, तो उसका उत्तर हो जाएगा शर्म अल शेख, इजिप्ट। लेकिन अगर कहें अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो 2 राष्ट्र कर रहे हैं, एक नहीं, इजिप्ट भी कर रहा है और जर्मनी भी कर रहा है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कपास चुनौतियों पर सम्मेलन ये हुआ था कोयम्बटूर में। ठीक, और इसकी थीम क्या थी? कॉटन चैलेंजेस अहेड 2022, 5 और 6 अगस्त को हुआ था, बस इतना ध्यान रखिए इसमें। कपास चुनौतियों पर सम्मेलन कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। ठीक, इसके बाद भारत में डिजिटल बैंकों के लिए एक प्रस्ताव, रिपोर्ट ऑन डिजिटल बैंक, अ प्रपोजल फॉर डिजिटल बैंक्स इन इंडिया, ये नीति आयोग ने पब्लिश किया था। उपाध्यक्ष सुमन बेरी और CEO परमेश्वरन अय्यर ने प्रेजेंट किया था इसको। इसमें कुछ मुख्य बातें बताई गई थी, आप पढ़ सकते हैं इसको, आगे आपके मेंस के लिए काम आएगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर के रूप में, प्री के लिए कुछ ज़्यादा इसमें खास बातें नहीं बताई गई हैं। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चैलेंजेस अहेड के रूप में आप इनकी मुख्य बातों को मेंशन कर सकते हैं मेंस के आंसर में, उतना ही यहाँ पे काफ़ी है। बाकी प्री से रिलेटेड इसमें कोई खास जानकारी नहीं दी गई थी। हाँ, ये ध्यान रखिएगा प्री के लिए कि अ प्रपोजल फॉर डिजिटल बैंक्स इन इंडिया रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, तो उसका उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। आगे हम बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे रैंक्स, रिपोर्ट्स और इंडेक्स। सबसे पहले रियल टाइम ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी हुआ है। इसमें बताया गया कि सावित्री जिंदल जो है यांग हुआन को पीछे छोड़कर रिचेस्ट वुमेन इन एशिया बन गई हैं, यानी एशिया की सबसे अमीर व्यक्तित्व बन गई हैं महिला के तौर पर सावित्री जिंदल, ये बताया गया था इसमें। उसके बाद है चाइना की यान हुएन। फोर्ब्स एशिया की 200 बेस्ट अंडर द बिलियन 2022 की रैंकिंग आई थी फोर्ब्स एशिया की। इसमें मतलब अंडर द बिलियन यानी कि बिलियन से कम वैल्यूएशन वाली जो मतलब कंपनीज़ हैं उनकी रैंकिंग। तो इसमें सबसे ज़्यादा कंपनीज ऐसी कहाँ पे हैं? ताइवान में है, फिर जापान में, फिर साउथ कोरिया में, फिर भारत में 24, फिर चाइना में 22। ठीक, इसके बाद है फोर्ब्स क्लाउड 100 की लिस्ट आई थी। फोर्ब्स क्लाउड 100 में पहली बार एक भारतीय फर्म शामिल हुई जो है रेजर पे। ओवरऑल ये 49 स्थान पर था टॉप 100 में से। टॉप पर कौन था यहाँ पे? स्ट्रिप नामक फर्म थी कैलिफोर्निया में, फिर डेटा ब्रिक्स, फिर कैनवा। भारत जो था मतलब भारत का रेजर पे 49वें स्थान पर, और पहली बार जो था फोर्ब्स की क्लाउड 100 की लिस्ट में कोई भारत की कंपनी शामिल हुई थी। रेजर पे आप जानते हैं ये इनका पेमेंट गेटवे है, कई बार आपने यूज़ भी किया होगा शायद। फुटप्रिंट रिपोर्ट ये कंतार इंडिया ने पब्लिश की थी। इनके अनुसार फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड में जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें टॉप पर था पार्ले जी बिस्कुट, लगातार 10 साल से टॉप पर। पार्ले के बाद अमूल, ब्रिटानिया, फिर क्लिनिक प्लस, फिर टाटा कंज्यूमर ब्रांड शामिल हैं इसमें। भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थानों की सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी इप्सोस इंडिया के द्वारा। इनके अनुसार रक्षा बल, RBI और देश के प्रधानमंत्री 3 सबसे भरोसेमंद संस्थान हैं इनकी रिपोर्ट में, इप्सोस इंडिया की रिपोर्ट में। यानी कि सबसे पहले जो है डिफेंस फोर्स, फिर RBI, फिर भारत के प्रधानमंत्री, फिर सर्वोच्च न्यायालय, फिर CBI, इन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है। फिर इसके बाद युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार रुझान रिपोर्ट किसने जारी की थी? ILO ने। इसकी फाइंडिंग्स में नहीं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खास बताया नहीं गया था। उसके बाद खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन हुआ था। ठीक है, और इसमें सिंगापुर के समान भारत ने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते थे और तीसरा स्थान इसमें प्राप्त किया था। पदक जिन्होंने प्राप्त किया था उनके नाम लिखे हुए हैं राघव गोयल, मोहम्मद साहिल अख्तर, मेहुल बुराद, मलय केडिया और अथर्व नीलेश महाजन। ठीक, तो 15वां ये ओलंपियाड एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स पर ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें 5 मेडल निकाले भारत के लोगों ने।
3 गोल्ड 2 सिल्वर। रामसर साइट्स अपडेट हुई हैं, आपको पता है कि आज़ादी के 75वें वर्ष में 75 रामसर साइट हमारे पास हैं, 15 अगस्त तक थी। तो 3 अगस्त को 10 रामसर साइट शामिल की गई, उसके बाद 13 अगस्त को 11 शामिल की गई, और इस प्रकार ये संख्या 54 से सीधे पहुंच गई 75। तो जो नई जुड़ी हैं हम उनका यहाँ पे नाम दे दे रहे हैं, वो पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक चीज़ हाईलाइट भी की है, जैसे कोंथानकुलम पक्षी अभयारण्य है, मन्नार की खाड़ी जैव मंडल रिजर्व है, रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य है, वेलोड पक्षी अभयारण्य है। तो इसमें पूछ सकते हैं कि मतलब ये क्या है, ऐसे करके एक बहुत क्रिएटिव क्वेश्चन पूछा गया था सीएपीएफ में, ये साइट्स क्या हैं। उसमें लिखा रहेगा कि ऑल 3 आर रामसर साइट, ऑल 3 आर बर्ड सेंचुरीज, या फिर रामसर साइट भी है, बर्ड सेंचुरीज भी हैं। तो इस तरीके से क्रिएटिव क्वेश्चन की आशा की जा सकती है। आप इनको हाईलाइट को जरूर देखिएगा एक बार। वैसे तो सभी के नाम आपको देखने चाहिए जो नए जुड़े हैं, ठीक। टोटल अब कितने हो गए, 75 हो गए हैं। उसमें सतकोशिया गौर्ज ओडिशा को शामिल किया गया, नंदा झील गोवा का प्रथम रामसर स्थल ये बना था, ये आ सकता है इस तरीके से भी, ठीक। उसके बाद मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया, रंगनथिट्टू, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेलोड पक्षी अभयारण्य सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश से, वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु से। देन इसके बाद तंपारा झील ओडिशा से, हीराकुंड जलाशय ओडिशा से, अंशुपा झील ओडिशा से, यशवंत सागर मध्य प्रदेश से, चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु से, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु से, वुडवूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु से, कंजीरकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु से, थाड़े क्रीक महाराष्ट्र से, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर से, और शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर से, ठीक। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची आई थी हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें सबसे प्रदूषित शहर उन्होंने दिल्ली भारत से बताया था, फिर कोलकाता, फिर कानो नाइजीरिया से, फिर लीमा पेरू, फिर ढाका बांग्लादेश, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची आई थी, बड़ी जरूरी होती है। और इस वर्ष 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया था टॉप 500 में। अमेरिका की वॉलमार्ट लगातार शीर्ष पर है, वो वॉलमार्ट को ही बनाते हैं। अमेजॉन सेकंड पर, स्टेट ग्रिड चाइना थर्ड पर, LIC 98 नंबर पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 104 पर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 142 पर, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 190 पर। SBI जो है ये पहला ऐसा मतलब बैंक बना था जो फॉर्च्यून 500 में यहाँ पर भारतीय बैंक के तौर पर पहली बार शामिल हुआ था, ठीक। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 295 नंबर पर, टाटा मोटर्स 370, टाटा स्टील 435 और राजेश एक्सपोर्ट्स 437वें स्थान पर टॉप 500 में। इनकी अलग अलग रैंकिंग तो नहीं ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि टॉप 9 कौन सी हैं, क्योंकि ये भी सवाल बन सकता है कि इनमें से कौन सी कंपनी ने टॉप 500 में जगह नहीं बनाई भारत की तरफ से। तो यहीं पर लिस्ट जो है इंग्लिश मीडियम में भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाम ही लिखे हुए हैं, कोई खास नहीं है। बाकी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर की तरफ से 21-22 के संबंध में प्रमुख फसलों का चौथा अग्रिम अनुमान जारी किया गया था। इनके अनुसार 315.72 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान किया गया था। इसमें जो चावल सबसे ज़्यादा है, फिर गेहूँ है, फिर मोटा अनाज है, फिर मक्का है, फिर दलहन है। इनका एक बार क्रम देख लीजिएगा। टोटल इसको लर्न करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन एक बार क्रम जरूर टॉप 5 का आप याद कर लीजिएगा। यही बात यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी लिखी हुई है। अब लोग MCQ सेक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा MCQ है, इसमें 2 स्टेटमेंट है। पहला 20 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने भारत की ध्वज संहिता 2002 में संशोधन किया है, जिससे कि तिरंगे को दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है। पहले ऐसा था कि तिरंगे को शाम होने के बाद या सूरज ढलने के बाद नहीं फहराया जाता था, लेकिन अब फहराया जा सकता है। और कई लोगों ने फहराया था अपने घर में, अपने ऑफिस में। और तिरंगा उत्सव ये बहुत खास था इस बार, और इस बार का स्वतंत्रता दिवस ही बहुत खास था। आपने इतने सारे तिरंगे कभी फहरे हुए नहीं देखे होंगे स्वतंत्रता दिवस में, जितने इस बार विभिन्न जगहों पर फहराए गए थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि अर्थ ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया रोटेशन को पूरा करने में। 24 घंटे से कम समय में, 24 घंटे से 1.59 मिली सेकेंड की कम समय में जो है अपना एक रोटेशन पूरा किया था अर्थ ने, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो हमारा आंसर हो जाएगा C, बोथ 1 and 2 करेक्ट। अब ये डेट ध्यान रखिएगा, इसमें पूछेंगे कि 1.59 मिली सेकेंड में कब अर्थ ने अपना एक रोटेशन पूरा किया। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT द्वारा भारतीय भाषाओं के लिए ओपन सोर्स AI का निर्माण करने के लिए नीलेकणी सेंटर एट AI फॉर भारत इनिशिएटिव शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर A। इसको इस तरीके से भी उल्टा पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस IIT ने AI फॉर भारत इनिशिएटिव शुरू किया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों के टीकाकरण के संबंध में 3 स्टेटमेंट है। पहला है कि 23 जुलाई 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बच्चों के टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया था। ये सही स्टेटमेंट है। बाल रक्षा मोबाइल ऐप भी जारी किया गया है, ठीक। बाल रक्षा मोबाइल ऐप जारी किया इन्होंने। बाल रक्षा मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? माता पिता के बीच आयुर्वेद के माध्यम से बाल रोग निवारक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति जागरूकता का संचार करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बाल रक्षा मोबाइल ऐप इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स अबाउट पीडियाट्रिक प्रिवेंशन हेल्थ केयर थ्रू आयुर्वेद। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर
डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। 2 अगस्त 2022 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में पिंगाली वेंकैया के योगदान का जश्न मनाने के लिए तिरंगा उत्सव कहाँ मनाया गया था? ये मनाया गया था आपका इंदिरा गांधी स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली, ए। अब यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी कि जुलाई 2022 में अंगोला, जो कि अफ्रीकन कंट्री है, इसमें खदान में 170 कैरेट का दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा खोजा गया था, जो पिछले 300 वर्षों में अब तक मिला सबसे बड़ा गुलाबी हीरा है। ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट इससे अनरिलेटेड है। इंडस इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद तेलंगाना के छात्रों को पढ़ाने के लिए ईगल नामक एक भारत का पहला शिक्षण रोबोट जारी किया गया है, या फिर इसको रोल आउट किया गया है। इसका नाम है ईगल। तो ईगल रोबोट किससे संबंधित है? तेलंगाना से। जापान के मुख्य दक्षिणी द्वीप क्यूशू में साकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। जुलाई मंथ 2022 में जिम्बाब्वे ने देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किस धातु से निर्मित मोसियोतुनिया नाम का एक गोल्डन कॉइन जारी किया है? तो गोल्डन कॉइन इसमें जारी किया, किस धातु का सिक्का है? तो इसमें हमको बताना है यही कि ये गोल्ड कॉइन है बेसिकली, सी, ऑप्शन नंबर सी। कॉइन स्विच नामक कंपनी ने भारतीय रुपये पर आधारित पहला क्रिप्टो इंडेक्स जारी किया है, जिसका नाम है CRE8। इंडिया फर्स्ट रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स किसने बनाया है? कॉइन स्विच ने, और इसका नाम क्या रखा है? CRE8। जुलाई 2022 में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया था, जैसे जीएसटी पर काफ़ी बवाल हुआ था कि खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी लगा रही सरकार। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया था कि अगर 25 kg का कोई पैकेट है, ठीक है, या 25 लीटर का अगर कोई ऑयल का मतलब कंटेनर है, या फिर उससे ज़्यादा अगर उसका वजन है, तो वो प्री पैकेज्ड और लेबल्ड कमोडिटी में नहीं आएगा और उस पर 5% जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि अगर 25 किलो की बोरी है और उस पर 1-1 किलो के पैकेट मतलब पैक किए गए हैं, तो उस पर जीएसटी लगेगा। ये सरकार ने क्लैरिफाई किया था। कई सारी चीज़ें जो पॉलिटिकली डिस्कस की जाती हैं, उसका स्टैटिक फैक्ट या फिर हमसे उसका रेलिवेंट फैक्ट पूछते हैं। जैसे कई सारी पार्टीज़ ने, अपोजिशन पार्टीज़ ने गवर्नमेंट को यहाँ पर घेरने का प्रयास किया था कि खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी लगाया जा रहा है। सरकार ने क्लैरिफाई किया कि 25 kg से ऊपर या 25 लीटर से ऊपर का कंटेनर है तो उन पर 5% जीएसटी नहीं लगेगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। मिथिला मखाना को जीआई टैग कहाँ पर प्रदान किया गया है? सी, बिहार में, ऑप्शन नंबर सी। एक जियोपॉलिटिकल न्यूज़ से संबंधित प्रश्न है, इसमें 3 स्टेटमेंट है, इसमें बताना इनकरेक्ट कौन सा है। तो पहला है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जानकारी दी थी कि अगस्त में मास्टरमाइंड अल जवाहिरी जो था, जिसने ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट किया था 9/11 के अटैक्स में, उसको मार गिराया गया है। ठीक है। जवाहिरी 71 वर्ष का था, डॉक्टर था प्रोफेशन से, और इजिप्ट में जो है अलकायदा को हैंडल कर रहा था बिन लादेन की मृत्यु के बाद, क्योंकि बिन लादेन को भी अमेरिका ने एक ऑपरेशन मरवाया था एबटाबाद में। ही वॉज किल्ड इन एन ऑपरेशन बाय सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इन अफगानिस्तान। इसको अफगानिस्तान में मारा गया है, ये जानकारी दी गई यूएस के द्वारा। हमारा उत्तर हो जाएगा डी, इसमें सारे कथन सही हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अगस्त 2022 में विश्व का सबसे टिकाऊ हाइड्रोजन ईंधन सेल विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका हांगकांग, ऑप्शन नंबर ए। नॉलेज पोर्टल जो खादी के लिए शुरू किया गया है, उसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही। 14 जुलाई 2022 को केवीआईसी की सीईओ प्रीति वर्मा ने खादी के लिए नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। नॉलेज पोर्टल दिल्ली स्थित जो खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र या फिर खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उसने क्रिएट किया है इसको। इसका ऑब्जेक्टिव है जो स्ट्रीमलाइन करना, जो ट्रेंड्स और सूटेबल डिज़ाइन जो खादी कपड़ों के लिए बनाए जा सकते हैं उसको यहाँ पे तैयार करना। मतलब खादी आजकल लोग कम पहनते हैं, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि खादी में अगर उन्हीं डिज़ाइन में और उन्हीं ट्रेंड के हिसाब से अगर फैब्रिक बनाए जाएँ, कपड़े बनाए जाएँ, तो लोग खरीदेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी के बारे में आपको बता चुके हैं, और सेमीकंडक्टर पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य है। इसमें सेमिकॉन सिटी भी एक बनेगी धोलेरा में, सही है, और ये पॉलिसी 2027 तक लागू रहेगी। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। जुलाई मंथ 2022 में गुजरात के गांधीनगर स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी या गिफ्ट सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन का शिलान्यास किसने किया था? तो ये किया था पीएम मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज इंडिया इंटरनेशनल है ये कहाँ पे खुला है? गिफ्ट सिटी गुजरात में। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 30 जुलाई 2022 को माई गॉव के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो माई गॉव कब लॉन्च किया गया था? 2014 में। ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड यानी कि DPIIT उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने बताया कि 75,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई थी जब हमने 75 साल अपने इंडिपेंडेंस से पूरे किए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। अगस्त 2022 में गवर्नमेंट ने बताया कि जो काला अजहर होता है, जो सैंड फ्लाई से फैलता है, जिसको लिशमैनियासिस बोलते हैं, इसको कब तक भारत एलिमिनेट करने का लक्ष्य रखे हुए हैं? भारत इसको एलिमिनेट कर देगा 2023 तक। हालांकि WHO का लक्ष्य है कि इसको विश्व भर से एलिमिनेट किया जाएगा 2030 तक। तो ये दोनों टारगेट ध्यान रखिएगा।
भारत का टारगेट क्या है 2023 तक? लिशमैनियासिस या फिर काला आजार को खत्म करना। आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि काला आजार जो है ये किससे फैलता है, बैक्टीरिया से, वायरस से या प्रोटोजोआ से, किससे फैलता है? ये ट्रांसमिट तो होता है सैंड फ्लाई से, लेकिन ये किससे फैलता है आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ किससे फैलता है? निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रीय जल स्तर काफ़ी गिर गया था और काफ़ी चिंताजनक वहाँ पर स्थिति हो गई थी? तो ये स्थिति हो गई थी नीदरलैंड में। वहाँ पर बहुत नीचे जो है वाटर टेबल चला गया है, वाटर स्कार्सिटी ये पूरा कंट्री फेस कर रहा है। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने भारत में ग्लोबल टाइगर डे उत्सव की मेजबानी की थी? तो ग्लोबल टाइगर डे उत्सव भारत में मनाया गया था ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ये टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, सह्याद्री भी महाराष्ट्र में है, बोर टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र में है, मेलघाट टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र में है। बोर टाइगर रिजर्व की एक खासियत है, वो खासियत तो आप कमेंट करके बताएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जरूर क्या है बोर टाइगर रिजर्व की खासियत। प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षेत्र का सर्वाधिक नुकसान वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा कहाँ पे दर्ज किया गया? असम में। ठीक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 22 अगस्त से जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चला था वो 26 अगस्त को संपन्न हुआ था। सही है। ठीक। भारत की संसदों और मोजाम्बिक देश के बीच विशेषाधिकार प्राप्त संबंधों को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सही है। तो अगर आपसे पूछे प्रिविलेज्ड रिलेशंस बिटवीन विच पार्लियामेंट, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोजाम्बिक के साथ हमने समझौता किया था। ठीक। तो हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 7 अगस्त 2022 को इसरो द्वारा एक क्यूब सैटेलाइट आज़ादी सैट लॉन्च किया गया था और ये अपना सबसे छोटा वाणिज्यिक रॉकेट इसमें इस्तेमाल किया था इसरो ने। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D1 इसको नाम दिया गया है। हालांकि ऑर्बिट तक ही नहीं पहुंच पाया था। जल्द ही SSLV D2 आएगा जो इसका इम्प्रूव्ड वर्जन होगा। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ध्यान रखिएगा। ठीक। और इसरो का ये अपना पहला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन था, SSLV D1, इसको ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ केवल ये नहीं लॉन्च किया गया था क्यूब सैट, इसके साथ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 भी लॉन्च किया था इसरो ने इसी जो है लॉन्च में इवेंट में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पे सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस देश ने चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये किया है दक्षिण कोरिया ने। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये दिसंबर 2022 तक पहुंच सकता है अपने मतलब लक्ष्य तक। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 लॉन्च व्हीकल या रॉकेट ने इसको लॉन्च किया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में जो लंगट सिंह कॉलेज है, इसमें 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की वैश्विक धरोहर वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है। ठीक। ऑब्जर्वेटरी जो है अपने पहली तरह की है ईस्टर्न इंडिया में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1916 में और फिर बंद कर दिया गया था काफ़ी दिन बाद, काफ़ी दिन पहले, मतलब काफ़ी सालों पहले, क्योंकि यहाँ से इंस्ट्रूमेंट चोरी होने लगे थे। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। सारे कथन सही है। अगस्त 2022 में जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, जिसका उद्देश्य तकनीकी स्नातकों को अधिक रोजगार परक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है? तो अशोक गहलोत ने किया था जयपुर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा बी, अशोक गहलोत। यहाँ पर रेलिवेंट फैक्ट क्या है कि राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजीज की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? जयपुर में। चीन ने एक रीयूजेबल एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है, तो ये कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट में। और इसको जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो है वहाँ से चाइना में लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें सी। सारे कथन सही है। 1 and 2 बोथ करेक्ट। अगस्त 2022 में किस देश के नौसेना जहाज को मरम्मत और रखरखाव के लिए चेन्नई के पास एन्नोर में LNT के कटुपल्ली शिपयार्ड में भेजा गया है? तो ये अमेरिका का युद्धपोत, मतलब अमेरिका का ये जहाज़ है जो कि आया है। US नेवी शिप पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडियन शिपयार्ड में रिपेयर की जा रही है, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक कंट्री दूसरे पर ट्रस्ट करती है। उसे मरम्मत के लिए जहाज़ यहाँ पे भेज दिया है कि जहाज़ में कैसे उपकरण यूज़ हुए हैं ये सब जानकारी मिल जाएगी इंडिया को, लेकिन फिर भी US ट्रस्ट करता है। ये यहाँ पे बात है। डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण होना है गांधीनगर में, लेकिन कब होना है? पहले मार्च में होना था लेकिन टल गया। अभी होगा 18 से 22 अक्टूबर के बीच, गांधीनगर गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद है कि 13 अगस्त 2022 को दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल पर गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया। ये जम्मू कश्मीर में किस जिले में स्थित है? ये है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? सुनील गावस्कर के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की वेबसाइट को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिलीवरी असेसमेंट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ये वेबसाइट्स को मिला है अवार्ड। तो गृह मंत्रालय की वेबसाइट इसमें टॉप पर है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में। और डिजिटल पुलिस पोर्टल को दूसरा स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। पहला स्थान ध्यान रखिएगा, गृह मंत्रालय की वेबसाइट को ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में पहला स्थान मिला है। अगस्त 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला
हरियाणा के माफ़ कीजिएगा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सामूहिक रूप से चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जो है किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट अब जाना जाएगा शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगस्त 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस के वेरिएंट का नाम बदल करके क्लेड 1, क्लेड 2A, क्लेड 2B कर दिया है, ठीक है, जिससे ये मतलब नस्ल भेदी भावना न रहे, मंकी शब्द हटा दिया जाए इससे, ठीक है, तो ये सही है। उसके बाद है कि यूनाइटेड किंगडम जो है पहला कंट्री बना था जिसने फर्स्ट एवर कोविड-19 वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए डेवलप की है, ठीक। अगर आपसे पूछे मंकी पॉक्स वायरस का ओरिजिन क्या है, व्हाट इज़ द ओरिजिन, तो ओरिजिन है वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका का क्षेत्र जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका का क्षेत्र जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, और उसमें भी जो है घाना का आप नाम ले सकते हैं यहाँ पे। वैसे WHO की वेबसाइट पे इतना ही दिया हुआ है कि वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में इसका ओरिजिन ट्रेस किया जा सकता है मंकी पॉक्स वायरस का, तो ध्यान रखिएगा। हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। आगे है कि निम्नलिखित में से अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी, भोपाल में, ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक के संबंध में क्या सही है। 8 अगस्त को लोकसभा से इसको पारित किया गया, लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 3 अगस्त को। बिल जो है ये अमेंड करेगा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को, और इसमें एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी कंजर्वेशन पर टारगेट किया गया है। सभी कथन सही है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। और जब ये एक्चुअली पार्लियामेंट से पास होकर के प्रेसिडेंट का एसेंट प्राप्त कर लेगा तब हम वो डेट भी ध्यान रखेंगे, ठीक। प्रेसिडेंट एसेंट जिस दिन मिलेगा, ये गजट में जिस दिन पब्लिश होगा, उस दिन हम मानेंगे कि ये पूरी तरीके से पार्लियामेंट से पास किया गया है। अभी लोकसभा से कब तक पास किया गया है, 8 अगस्त तक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का ये कहाँ पे बनाया जाएगा जनवरी मंथ में। हर साल 9 जनवरी को हम लोग बनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, तो इस बार ये बनाया जाएगा, मतलब अगली बार का नेक्स्ट जो होना है 2023 में, वो बनाया जाएगा इंदौर में, ठीक, ऑप्शन नंबर डी, इंदौर मध्य प्रदेश में, डी। आईसीसी महिला T20 विश्व कप के अग्रिम का आयोजन के संबंध में क्या सही है। आईसीसी T20 विश्व कप की मेजबानी 2024 में दूसरी बार बांग्लादेश के द्वारा की जाएगी। 2025 का आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होने वाला है 2025 का, वो इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। ये भी T20 वर्ल्ड कप ही होगा। इसके बाद वर्ल्ड कप जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंग्लैंड में 2026 में और श्रीलंका में 2027 में, ठीक। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। ध्यान रखिएगा इंडिया में कब होना है, 2025 में होना है T20 वर्ल्ड कप विमेंस वाला। हरियाणा के 2G इथेनॉल प्लांट के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है 10 अगस्त 2022 को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर हरियाणा के पानीपत में 2G इथेनॉल प्लांट या फिर सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट शुरू किया गया। सही है ये। इस प्लांट का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। संयंत्र का उद्देश्य हरियाणा और पंजाब के आसपास जो पराली जलाने की समस्या है उसको दूर करना है, क्योंकि पराली से इसमें जो इथेनॉल बनाया जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो उत्तर होगा वो जाएगा डी, सभी कथन यहाँ पे सही है। रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर में और लगातार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एशियाज लार्जेस्ट बायो गैस या फिर कह सकते हैं एशियाज लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट कहाँ पे खोला गया था, इंदौर मध्य प्रदेश में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी फरवरी मंथ में, फरवरी 2022 में। और ये AA पेपर जो हुआ था BPSC का उसमें पूछा भी गया था। इस प्लांट का नाम गोवर्धन है, ध्यान रखिएगा, गोवर्धन। अगला हमारा प्रश्न है कि किस देश में जूनोटिक वायरस लैंगिया की खोज की गई। तो कई सारे जूनोटिक वायरस आ रहे हैं और लैंगिया वायरस की खोज की गई थी चाइना में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। शेडोंग और हेनान प्रांतों में इसको पाया गया था। लैंगिया वायरस है जो एक हैनिपा वायरस है और इसे लैंगिया हैनिपा वायरस कहा जा रहा है। इसे ले वी भी कहा जाता है, जो लिखा हुआ है LAYV, लेवी वायरस भी इसको कहा जा रहा है। अगस्त मंथ 2022 में केंद्र सरकार द्वारा श्री अरबिंदो घोष की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो अरबिंदो घोष की 150वीं वर्षगांठ थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। और इसमें 75 जो प्रिजन्स है इंडिया में, यानी कि जेल है, इसमें 12 से 15 अगस्त तक यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स चलाए गए थे इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक आर्टिकल जो है लिखा था अरबिंदो घोष ने ही। न्यू एक्चुअली ये यहाँ पे न्यू होगा, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। इनका एक और कंट्रीब्यूशन कोई कमेंट करके आप हमको बताइए। अरबिंदो घोष का कोई आप लिटरेरी वर्क या फिर किस मैगजीन से एसोसिएटेड थे या फिर किसी घटना का उल्लेख करिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको। स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए SBI ने एक्चुअली एक समर्पित शाखा शुरू की है। 16 अगस्त 2022 को भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने स्टार्टअप्स के समर्थन के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक समर्पित शाखा शुरू की है। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि ये समर्पित शाखा या फिर डेडिकेटेड ब्रांच स्टार्टअप्स को लेकर कहाँ पे SBI ने सेटअप की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोरमंगला, बेंगलोर, कर्नाटक में। बेंगलोर में SBI ने एक डेडिकेटेड
डेडिकेटेड स्टार्टअप शुरू किया है, मतलब डेडिकेटेड बैंक मतलब बैंक की ब्रांच शुरू की है स्टार्टअप्स को लोन वगैरह और भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। दिनेश कुमार खाड़ा जो कि इस समय प्रेजेंट चेयरपर्सन है, उन्होंने इस ब्रांच का इनॉग्रेशन किया था। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, हमारा उत्तर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। 16 अगस्त 2022 को किस देश ने प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक प्रभाव नवाचारों और समाधानों को लागू करने के लिए मंथन प्लेटफॉर्म शुरू किया? मंथन प्लेटफॉर्म इंडिया में शुरू किया गया, हमने आपको बताया था सेक्शन वाइज में भी इसके बारे में। 15 अगस्त 2022 को कितने वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए 5 प्राण लक्ष्य या फिर 5 संकल्प निर्धारित किए गए हैं? तो 25 वर्षों में 5 प्राण लक्ष्य या फिर ये 5 संकल्प लागू किए जाएंगे। 2047 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा, ये आह्वान किया गया था। अब पंचप्राण में है क्या, ये देख लीजिए एक बार, ये पूछा जा सकता है। एडवांस विद ग्रेट कन्विक्शन एंड डिटर्मिनेशन फॉर ए डेवलप्ड इंडिया, पहला प्लान या फिर पहला प्राण है। सेकेंड प्राण है गेट रिड ऑफ एनी साइंस ऑफ स्लेवरी, पूरी तरीके से गुलामी से मुक्त होना, किसी भी तरीके की गुलामी के चिन्ह को भी मिटा देना। थर्ड प्राण है टेक प्राइड इन इंडिया हिस्ट्री। फोर्थ प्राण है द पावर ऑफ यूनिटी। फिफ्थ पावर है, मतलब फिफ्थ प्राण है ड्यूटी ऑफ सिटीजन सच एज दोस ऑफ पीएम एंड सीएम्स, मतलब कुल मिलाकर नागरिकों में कर्तव्य की भावना होना। तो ये पांचों प्राण ध्यान रखिएगा, इसमें पूछ सकते हैं कि कौन सा पंच प्राण में शामिल नहीं है। आगे है 10 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर राज्य का नियुक्त किया है? उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार भी हैं, ध्यान रखिएगा। अक्षय कुमार भी हैं ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के, और ऋषभ पंत भी हैं। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड्स की पावर लिफ्टर तमारा वॉलकॉट ने संयुक्त राज्य अमेरिका में मैरीलैंड में महिला पावर लिफ्टिंग में 737.5 किलोग्राम वजन उठाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया, ये सही है। उसके बाद स्टीव किलर यूके से जो है, उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज था जून 2022 में हैवीएस्ट डेडलिफ्ट विद 1 फिंगर, अपने बीच की उंगली से जो है 129.5 किलोग्राम वजन उन्होंने उठाया मिडिल फिंगर से 8 सेकंड तक के लिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। भारत का पहला कार्यात्मक तौर पर साक्षर जिला कौन सा बना है? इंडिया फर्स्ट फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है बना है अगस्त मंथ में, वो है मंडला। मंडला कहाँ से है? मध्य प्रदेश से, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप के बारे में कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। पहला है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार बृहस्पति ग्रह की तस्वीर खींची थी 27 जुलाई को, सही है। इसको मतलब जो एरोस्पेस कंपनी है नॉर्थरॉप ग्रमन कॉर्प ने बनाया है, ये भी सही है। और फ्रेंच गुयाना से इसको दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था एरियन 5 ECA रॉकेट से स्पेस में। नासा ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने और कनाडा की स्पेस एजेंसी ने मिलकर के इसको लॉन्च किया था, सही है। हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, सभी कथन यहाँ पे सही है जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, ऑप्शन नंबर डी। हर घर जल उत्सव के बारे में कौन सा कथन गलत है? हर घर जल उत्सव 19 अगस्त को आयोजित किया गया था, पीएम मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी और QR कोड बेस्ड पेमेंट सिस्टम पेमेंट ऑफ वाटर बिल्स के लिए इनॉग्रेट किया गया था। और सबसे ज़रूरी कि हर घर जल उत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो ये मनाया गया था गोवा में। और हर घर मतलब देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट कौन सा है, या फिर फर्स्ट स्टेट टू फुलफिल द टारगेट ऑफ जल जीवन मिशन? जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था, 15 अगस्त में अनाउंस किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य है 2024 तक 100% यानी देश के सभी हाउस होल्ड को पाइप्ड वाटर सप्लाई सुनिश्चित करना, ठीक। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? गोवा। इसको हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट भी कहा जाता है, ये पूछा भी जा चुका है पहले भी। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो गए, उत्तर हो जाएगा आपका डी, नन ऑफ दीज करेक्ट, यानी नन ऑफ दीज इनकरेक्ट, यानी कि सारे कथन करेक्ट हैं। और दादर नगर हवेली और दमन दीव भारत में 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाले पहले केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। आगे है कि मई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की आधारशिला रखी थी? न्यू इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन मई 2022 अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, अहमदाबाद। राइन नदी का जल स्तर नीचे पहुंच गया था जिसके कारण अर्थव्यवस्था संकट में आ गई है, क्योंकि राइन नदी अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण नौवहन मार्ग है। यह भी आरओ पेपर में राइन के बारे में पूछा गया था, ठीक। और दूसरा है कि चाइना भी एक बिगेस्ट ड्रॉट यहाँ पे फेस कर रहा है, यांगत्से रिवर पर जो है ड्रॉट आया हुआ है, यांगत्से रिवर सूख गई है, तो ये भी एक फैक्ट हो गया। फिर अगला है कि यूके ने लॉन्च किया एविएशन पैसेंजर चार्टर अपने पैसेंजर्स के लिए, जिससे पैसेंजर्स को उनके राइट्स के बारे में पता मतलब अवगत कराया जाए। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें सी, यहाँ पे सभी कथन सही है, आंसर हो जाएगा इसमें सी, उपर्युक्त सभी। आरओ मेंस में सवाल आया था राइन रिवर से कि राइन रिवर जो है कि इंपॉर्टेंट पाथवे है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का नॉर्दर्न जर्मनी में, नॉर्दर्न नहीं है नॉर्थ वेस्टर्न जर्मनी में है, तो ये वाला गलत हो गया। फिर है रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ये सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ओनली सेकंड।
अभी ये एपीयू का पेपर हुआ था, इसमें भी राइन नदी से रिलेटेड एक सवाल आया था। इसमें नदी और सिटी को मिलाना था, तो कोलोन अगर आपको पता है कि राइन नदी के किनारे, तो हम इसको कर सकते थे आसानी से। तो राइन रिवर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने लोगों को ग्रह अनुकूल आहार खाने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए गुड फॉर यू गुड फॉर प्लेनेट अभियान शुरू किया था। सही। इसके बाद है, द प्लीनरी बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन ऑफ चिली फॉर्मली अप्रूव्ड द राइट्स ऑफ नेचर विद इन इट्स प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट। अपने संविधान के पाठ में नेचर के अधिकारों का उल्लेख करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन बना है चिली का संविधान, ये बनेगा। ये एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि नेचर के अधिकार जो है किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी देश के संविधान में इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो हमारा उत्तर उसमें हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो लोगो है उसमें क्या दिखाया गया है, कौन सा जीव उसमें दर्शाया गया है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 23 अगस्त 2022 को भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी अन्नामणि की कौन सी जयंती मनाई गई, आपको बताना है। इनकी 104वीं जयंती मनाई गई थी, 104th, ऑप्शन नंबर बी। इनका जन्म हुआ था 23 अगस्त 1918 को केरल में। वैश्विक शांति आयोग के प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन आपका सही है, ये आपको बताना है। अगस्त 2022 में मैक्सिको के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और पोप फ्रांसिस के 3 सदस्यीय आयोग का प्रस्ताव ये मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर ने रखा था कि 3 सदस्यीय आयोग बने, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री शामिल हों, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव शामिल हों और पोप फ्रांसिस शामिल हों। और इस आयोग का उद्देश्य हो कि कम से कम 5 वर्ष तक के लिए युद्ध विराम संधि को सुनिश्चित किया जाए। तो ग्लोबल पीस कमीशन में कौन कौन शामिल होंगे, ये पूछ सकते हैं आपसे। ध्यान रखिएगा 3 लोग हैं, पोप फ्रांसिस, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और एंटोनियो गुटेरेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। और ये प्रस्ताव किसने रखा था, मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने। अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान पराग्वे की राजधानी एसेंशियन में किस की प्रतिमा का अनावरण किया था। तो यहाँ पर भारतीय दूतावास अभी हाल में खोला गया है, जिसको जनवरी मंथ में अप्रूव किया गया था और उसका आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा। यहाँ पर महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वस्थ पर्यावरण को एक मानव अधिकार घोषित किया गया है। 28 जुलाई को पारित किया गया था प्रस्ताव। इसके संबंध में 193 मेंबर्स में से 161 कंट्रीज ने इसके फेवर में वोट किया था कि जो हेल्दी इन्वायरमेंट है उसको एक ह्यूमन राइट बनाया जाए। इंडिया ने इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया, हालांकि इंडिया ने इसके प्रोसेस और इसका जो मैग्नीट्यूड रहने वाला है उसके संबंध में प्रश्न किए थे, ठीक, और चिंता जताई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। इंडिया ने कहा है कि हेल्दी और सस्टेनेबल और क्लीन जो टर्म है उनको सही तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी, स्थापित की जाएगी उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला यानी कि कॉमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी गढ़वाल मंडल उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी और दिगंतारा नामक स्टार्टअप जो है इसको स्थापित करेगी। यह वेधशाला पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में घूमने वाले 10 सेंटीमीटर आकार के सूक्ष्म कणों की निगरानी करेगी। अगस्त 2022 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा KPIT-CSIR द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया था। इसका शुभारंभ किया गया था पुणे महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रतिस्पर्धी रोड मैप के संबंध में क्या सही है। 30 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इंडिया @100 के लिए एक रोड मैप जारी किया था। इसमें इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, जैसे डॉक्टर विवेक देब रॉय जो चेयरपर्सन हैं, अमिताभ कांत हैं जो G20 शेरपा हैं और संजीव सान्याल हैं, इन सब ने प्रेजेंट किया था इसको। रोड मैप में ये कहा गया है कि किस तरीके से हमको गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे कि इंडिया एक हायर इनकम कंपनी बन सके 2047 तक। आंसर हो जाएगा इसमें डी, यानी कि कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे कथन सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे आपसे पूछेंगे कि इस प्रतिस्पर्धी रोड मैप का टाइटल क्या है, तो ध्यान रखिएगा इंडिया @100 है। ये है काम की बात बिल्कुल, जो पिन पॉइंट आपको लर्न करनी है इस पैराग्राफ में या इस क्वेश्चन में। 18 अगस्त 2022 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अशोक लीलैंड द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस स्विच EV22 का शुभारंभ किसने किया था। उससे भी ज़्यादा आपको ये जरूरी ध्यान रखना है कि अशोक लीलैंड की ये स्विच EV22 देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस होगी, जिसका पूरी तरीके से निर्माण, डिज़ाइन और विकास भारत में किया गया है। इसको इनॉग्रेट किया था नितिन गडकरी जी ने। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के संबंध में एक डाक टिकट जारी किया। तो ये डाक टिकट जारी किया था इजिप्ट ने। इजिप्ट ने भारत की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया था 3 दिन बाद, यानी कि 18 अगस्त 1947 को। ध्यान रखेंगे। वहीं से 18 अगस्त 2022 को राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी और एक डाक टिकट जारी किया था इजिप्ट ने। ऑप्शन नंबर बी।
हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में क्या गलत है? 3 अगस्त 2022 को लोकसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित किया गया था, लोकसभा से पारित हो गया है। इस बिल में केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 2009 का, उसमें संशोधन करने के साथ ही कॉरपोरेट निकाय के रूप में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है इस बिल पे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तो गति शक्ति मतलब विश्वविद्यालय जो बनेगा वो कॉरपोरेट बॉडी होगी। आगे है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छ परियोजना के लिए 96.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? तो ये ऋण मिलेगा हिमाचल प्रदेश को एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में, ध्यान रखेंगे। बढ़े चलो कार्यक्रम के संबंध में क्या सही है? 5 से 12 अगस्त को मनाया गया था बढ़े चलो कार्यक्रम। संस्कृति मंत्रालय ने इसको आयोजित किया था। देश के 70 शहरों में 7 दिन तक ये कार्यक्रम चला था और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में समाप्त हुआ था। तो हमारा उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल्द राज्य में सरकारी चिकित्सा और संस्थानों में दवाओं की उपलब्धता और वितरण को ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन निगरानी सुविधा शुरू की जाएगी? तो ये अनाउंस किया था केरल के स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने। ऑप्शन नंबर ए। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने किसके साथ मिलकर कठुआ के पास घाटी में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने एस जयशंकर के साथ मिलकर के उत्तर भारत के पहले इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया था। अगस्त 2022 में किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने राज्य के सभी परिवारों को परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की घोषणा की थी? तो ये यूपी फैमिली वेलफेयर कार्ड होगा। इसको इनॉग्रेट किया गया था ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। 29 जुलाई 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया। इसका निर्माण केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से 2 वर्ष में किया जाएगा। तमिलनाडु ने अपने राज्य के सभी 38 जिलों में डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसको वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है पूरा करने में हेल्प करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, क्योंकि इसमें आपको एक्चुअली इसमें करेक्ट बताना है, तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। ऑल यहाँ पे सही होगा, इनमें से सभी सही है। किस मंत्रालय ने देश में मादक पदार्थ रोधी कानूनों को लागू करने का जिम्मा संभालने वाली विभिन्न केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों के लिए उनका एक एकीकृत पोर्टल शुरू किया, जिसका नाम होगा निदान? तो निदान पोर्टल जो है ये किससे संबंधित होगा? एंटी ड्रग स्टैट्यूट्स या फिर एंटी ड्रग लॉ से। तो ये किसने जारी किया? ऑब्वियसली होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर सी। ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार अभी शुरू किया गया है। इसको कहाँ पे शुरू किया गया है? मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप जो चल रहा है उसी में एक ऑनलाइन मार्केट प्लस फीचर या मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की नवी बैठक में किया गया था। इस ऐप को ICAR, आईकार और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो भुवनेश्वर में उसने विकसित किया है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में, यानी कि ओडिशा में, ध्यान रखिएगा। हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी। कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट नहीं है, सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। जुलाई 2022 में नई दिल्ली में एक टेलीविजन सीरीज स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा के ट्रेलर की शुरुआत की थी डॉक्टर अनुराग ठाकुर ने, और ये जो है 14 अगस्त से सीरीज शुरू होने वाली टेलीविजन सीरीज। इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जुलाई 2022 में स्पेसएक्स ड्रैगन रीसप्लाई स्पेसक्राफ्ट का प्रक्षेपण किया है? तो स्पेसएक्स ड्रैगन रिस्पॉन्स स्पेसक्राफ्ट का प्रक्षेपण किया है यूएस की एजेंसी नासा ने। ठीक, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, नासा। इसका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष में जलवायु विज्ञान अनुसंधान करना। अगस्त 2022 में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ईटानगर के पास जो होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मतलब ये जो बनाया जा रहा था, इसका नाम रख दिया है डोनी पोलो हवाई अड्डा। ठीक है, डोनी पोलो एक समुदाय है अरुणाचल प्रदेश में ही, उसी के नाम पर ही रखा गया है नाम। तो डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन पहले होना था 15 अगस्त में, लेकिन अभी टल गया है, अब इसका उद्घाटन बाद में होगा। INS सुमेधा 4 अगस्त से 6 अगस्त तक इंडोनेशिया स्थित बाली के तांजुंग बनोवा हवाई अड्डे मतलब ये जो पोर्ट था, सी पोर्ट था, इसमें दौरे पर था। ध्यान रखिएगा ये कौन सा जहाज हमारा गया था इंडोनेशिया बाली के तांजुंग बनोवा पोर्ट में, INS सुमेधा। उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी नामक से एक पोर्टल जारी किया था, इसका नाम होगा मेरा राशन मेरा अधिकार। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि सभी स्टेटमेंट सही है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए करों का 41% जो ट्रांसफ़र किया जाता है स्टेट्स को, उसको कितनी किस्तों में स्थानांतरित किया जाता है? तो 14 किस्तों में जो है डिवॉल्व किया जाता है 41%। और लास्ट ईयर का जो बजट था उसमें फिर इसको रिड्यूस किया गया था, 42 से 41 कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। मतलब जो भी कर आता है केंद्र का वो 41% डिवॉल्व किया जाता है स्टेट्स में। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इस समय कितना % टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को डिवॉल्व करती है? 41%।
श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अवसर योजना के तहत उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था श्री मनोज सिन्हा ने, ऑप्शन नंबर डी एक्चुअली। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये योजना शुरू की गई है जिसका नाम अवसर है। और उपराज्यपाल जो हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट पर उम्मीद बिक्री और प्रदर्शन काउंटर का भी उद्घाटन किया था। कई सारी परियोजनाएं आती रहती जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। जिनेवा में जो संयुक्त राष्ट्र में भारत का जो स्थायी मिशन है, इसके द्वारा एक जानकारी दी गई कि भारत ने 4 स्वैच्छिक ट्रस्ट फंडों को 3 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया था। इसके बाद है कि प्रेसिडेंट मोदी जी ने जो ट्राई कलर फहराया था 76वें इंडिपेंडेंस डे पर 15 अगस्त 2022 में, इसमें उन्होंने 9वीं बार कुल मिलाकर अपने कार्यकाल में प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ये ट्राई कलर फहराया। उनसे पहले ऐसा कौन कर चुके हैं? जवाहरलाल नेहरू 17 बार, इंदिरा गांधी 16 बार और श्री मनमोहन सिंह 10 बार। प्रधानमंत्री का ये 9th टाइम था। ठीक, इसके बाद किस राज्य में अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर और यूरोपीय देशों की तर्ज पर भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप स्टैब्लिश की जाएगी? कहाँ पर स्टैब्लिश की जाएगी? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। अभी कहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश की जाने वाली इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है, तो ये नहीं पूछिएगा अभी, और जब दी जाएगी तो हम आपको बताएंगे ही। भारत रंग महोत्सव के संदर्भ में बताइए क्या सही है? 9 से 13 अगस्त तक महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में इस महोत्सव का शुभारंभ किया था, सही है। देन इसके बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और महाराष्ट्र कला अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से मुंबई में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए नाट्य उत्सव का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के निदेशक प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। ठीक, ये 22वां भारत रंग महोत्सव था और इसके भाग के रूप में दिल्ली, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, बेंगलुरु और मुंबई में 30 नाटकों का मंचन किया गया था। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। भारत रंग महोत्सव का मतलब कुल मिलाकर थीम क्या था? ड्रामा था, यानी नाटक। आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी यानी सेलाइन वाटर से चलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया था। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है रोशनी, ऑप्शन नंबर बी। 9 अगस्त 2022 में किस राज्य की सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर सामुदायिक रेडियो चैनल जयघोष का शुभारंभ किया? तो रेडियो जयघोष वैसे ही उत्तर प्रदेश से संबंधित है, आपको बता चुके हैं। इसका ऑफिशियल उद्घाटन अभी किया गया था अगस्त में। उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। रेडियो जयघोष का प्रसारण उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा लखनऊ में स्थित संगीत नाटक अकादमी के पुनर्निर्माण स्टूडियो से किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य में लोक कला प्रदर्शन, क्षेत्रीय व्यंजनों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को संवर्धन करना है। जुलाई मंथ 2022 में मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग की अर्थशास्त्र प्रयोगशाला में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा एक नए जनगणना कार्य केंद्र का अनावरण किया गया है। इस केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है श्री विवेक जोशी ने, ऑप्शन नंबर बी। श्री विवेक जोशी कौन है? रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर है इंडिया के, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में स्पेस टेक पार्क स्पार्क का अनावरण किया? तो स्पेस टेक पार्क जो स्पार्क है, इसको इनॉग्रेट किया था इसरो ने, ऑप्शन नंबर डी, इसरो। भारत की साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल किया था और इसको सुपर वासुकी नाम दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया जिससे कि 110 साल पुराने इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को अमेंड किया जाएगा। इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 जो है ये स्ट्रीम पूछा जा चुका है, इस वजह से हमने इसको लिया है। तो हमारा उत्तर इसमें हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट है। अगर इस आपसे पूछ ले कि सुपर वासुकी की लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर। इसमें डिब्बे कितने थे? 295। और 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांदगांव के बीच ये चली थी। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने जीएसटी कर संकलन में कर चोरी को रोककर राज्य के कर संग्रह को बढ़ाने के लिए एक लकी बिल ऐप की शुरुआत की थी? लकी बिल ऐप की शुरुआत की थी केरल ने, ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगस्त 2022 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कितने और नए जिले अपने राज्य में सृजित करने की घोषणा की थी? 7 नए जिले बनेंगे, ऑप्शन नंबर ए, जिनके नाम नीचे लिखे हुए हैं। ग्रामीण औद्योगिक पार्क के संबंध में क्या सही है? छत्तीसगढ़ सरकार राज्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और पशुशाला और को आजीविका का केंद्र बनाने के लिए इसमें ग्रामीण औद्योगिक पार्क या फिर ग्रामीण आजीविका पार्क की स्थापना करेगी। परियोजना के पहले वर्ष में 300 ऐसे पार्क स्टैब्लिश किए जाएंगे और ये ग्रामीण औद्योगिक पार्क या फिर ग्रामीण आजीविका पार्क स्टैब्लिश की जाएगी 2 अक्टूबर 2022 से छत्तीसगढ़ में। आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन सही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो कि कहाँ पे है? नोएडा में, इसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ पे है? नोएडा में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ
कल्चर जो है संस्कृति मंत्रालय, इसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम विश्वविद्यालय संस्थान विनिमय 1919 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की महत्ता क्या है? ये भारत की विरासत और संपदा संरक्षण में उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधा को प्रदान करने वाला अपनी तरह का पहला और एकमात्र संस्थान होगा। 24 अगस्त 2022 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपशिष्ट बैटरी के पर्यावरणीय रूप में ध्वनि प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 यहाँ पे पब्लिश किए हैं। अभी जो नए नियम आए, इन्होंने किस नियम की जगह ली है आपको बताना है। और ये ध्वनि प्रबंधन नहीं होगा, इसमें होगा सुचारू प्रबंधन, यहाँ पे कर लीजिएगा। मतलब कोई इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ बैटरी, वेस्ट बैटरी, जो बैटरी खराब हो जाती हैं वो इन्वायरमेंटली साउंड तरीके से उनका निपटान किया जाए, उनका मैनेजमेंट किया जाए, उनसे कोई भी इन्वायरमेंटल हजार्ड ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए रूल्स आए हैं। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इन्होंने स्थान लिया है बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2001 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 2001 में रूल्स आए थे, अब उसको अमेंड करके 2022 में नए रूल्स आए हैं। हर घर तिरंगा बाइक रैली का इनॉग्रेशन किसने किया था आपको बताना है। इसमें लिखा हुआ है कि खेल मंत्री ने किया था, ये गलत है। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, पूर्व उपराष्ट्रपति तत्कालीन जो थे एम वेंकैया नायडू, उन्होंने प्रसिद्ध लाल किले से संसद सदस्यों द्वारा दिल्ली में इसका आयोजन किया था, शुभारंभ किया था। मतलब रैली का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था और हर घर तिरंगा अभियान की जागरूकता फैलाने के लिए इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो फर्स्ट और थर्ड तो सही है, लेकिन पहला कथन गलत है। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने कहाँ पर किया था? मोहाली, पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए। रिडक्शन इन इन्फ्लेशन एक्ट या फिर इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट किस देश ने अभी पारित किया था, जो काफ़ी चर्चा में आया था वर्ल्ड फाइनेंस में? तो ये था अमेरिका, यानी कि यूएस। ऑप्शन नंबर बी। 8 अगस्त 2022 को राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही पेशा अधिनियम के नए नियम छत्तीसगढ़ में लागू हो गए थे। अधिनियम वैसे तो बहुत दिन से था छत्तीसगढ़ में, लेकिन इसके रूल्स नहीं बन पाए थे, तो इस तरीके से ग्राम सभा को उनके अधिकार नहीं मिले थे, लेकिन अब मिल गए हैं 8 अगस्त 2022 से। सिंगापुर ने एक आइकॉनिक ओपन ग्राउंड जो है पदांग, जहाँ पर नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में, ठीक है, उसको एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक उन्होंने घोषित किया है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। बीपीएससी का री एग्जाम जो हुआ था, जो कैंसिल हो, मतलब जो एग्जाम हुआ था अब री एग्जाम होने जा रहा है, तो कैंसिल्ड एग्जाम था, उसमें एक सवाल पूछा गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किस देश के लोगों ने कहा था सबसे पहले? तो वो उसका उत्तर आप कमेंट में लिख करके बताइए, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है। अगस्त मंथ 2022 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक साथ लाने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया है पोर्टल गृह मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ऑप्शन नंबर ए। जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी दूरसंचार सेवा प्रदाता भारत संचार निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए कितनी धनराशि मंजूर की है? तो इसका पुनरुद्धार किया जाएगा सरकार के द्वारा 1.64 लाख करोड़ खर्चा करके। भारत नेट परियोजना के तहत भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि BBNL का विलय BSNL के साथ किया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में लोकसभा से पारित किया गया वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन करेगा? तो ये संशोधन करेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। ऑप्शन नंबर बी। 8 अगस्त 2022 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल माध्यम से सब्जियों के लिए एक भारत इजराइल उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला कहाँ पे रखी है? आधारशिला रखी है चंदौली, उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत ज़रूरी और आगे के एग्जाम में आने ही आने वाला है ये सवाल, सेम टू सेम। चंदौली, उत्तर प्रदेश में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स की आधारशिला रखी गई है 8 अगस्त 2022 को। 16 अगस्त 2022 को किसने मुंबई में अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव पालन 1000 का जो है ऐप लॉन्च किया? पालन 1000 ऐप लॉन्च किया है भारती प्रमिड पवार ने। पालन 1000 यानी कि पहले 1000 दिनों की यात्रा, मतलब 2 साल तक जब तक बच्चे नहीं आ जाते या फिर अपने जीवन काल के 1000 दिन नहीं पूरे कर लेते बच्चे, तो उनके संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित रहेगा ये अभियान पालन 1000, और ये राष्ट्रीय अभियान है और इसी का एक ऐप भी बनाया गया है इसी नाम से। 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया है कौन? उत्तर प्रदेश। इसमें से कुछ निर्माणाधीन है, कुछ बन चुके हैं। ठीक है, 7 निर्माणाधीन है, 6 उपयोग में है और 3200 किलोमीटर की लेंथ जो है 13 एक्सप्रेसवे पूरे करेंगे उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जो एलोरा की गुफाएं हैं, इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट लगेगी और ऐसा ये पहला स्मारक होगा देश का जहां पर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट भी होगी। अंकटाड द्वारा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसमें कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी जो अनरेगुलेटेड है सरकार के द्वारा, उससे कितने नुकसान हो सकते हैं। ठीक, तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? अंकटाड ने। हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा?
उत्तर डी हो जाए, इसमें जो है डी हो जाएगा, लेकिन इसमें होगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द वो करेक्ट होगा, इनमें से सभी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस प्राणी उद्यान या फिर चिड़ियाघर को अपने वर्तमान स्थान से कुकराइल वन क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो यह है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, जो लखनऊ में है, इसको लखनऊ चिड़ियाघर कहा जाता है। तो नरही से लगभग 12 किलोमीटर दूर कुकराइल वन क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर ये कानपुर नगर में है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत 23 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम स्थानीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, क्षेत्र की ऐतिहासिक घटनाओं और स्मारकों के नाम पर रखने की घोषणा की है, ठीक। और बेल्जियन ब्रिटिश मैक रदरफोर्ड जो 17 वर्षीय टीनेजर हैं, इन्होंने जो है सोलो फ्लाइट या फिर सोलो उड़ान भरी थी पूरे वर्ल्ड की, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है 250 घंटों में 52 कंट्रीज़ पर उड़ने के, मतलब 52 कंट्रीज़ के अक्रॉस उड़ान भरने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। इंडिया हैज़ नॉमिनेटेड इंडियन डांस फॉर्म गरबा टू बी इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है उसमें शामिल होने के लिए भारत ने नामांकित किया है गरबा नृत्य को। अभी ऑफिशियली नहीं किया गया है, इसको इंडिया ने अपनी तरफ से भेजा है। जब नॉमिनेट हो जाएगा या फिर जब शामिल हो जाएगा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में, तब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिलहाल हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, सारे कथन यहाँ पे सही हैं। आगे हम लोग देखेंगे टोमेटो फ्लू का सबसे पहला मामला भारत में कहाँ पे दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया है केरल में, ऑप्शन नंबर ए। केरल के कोलम में सबसे पहला टोमेटो फ्लू का ये मामला दर्ज किया गया था। केरल राज्य सरकार ने सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन कैब सेवा केरल सवारी की शुरुआत की है, जो देश में किसी भी राज्य सरकार द्वारा अपनी तरह की प्रथम पहल है जिसमें राज्य सरकार स्पॉन्सर्ड कोई कैब सर्विस शुरू की गई है। यूके ने हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टडी वर्क विजिटर वीज़ा जो इंडियंस को इशू किए थे जून 2022 के अंत तक। ये भी सही है, उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। तो ब्रिटेन में अध्ययन वीज़ा हासिल करने के मामले में भारत अब चीन से भी आगे निकल चुका है। अगस्त 2022 में आरबीआई ने डिजिटल ऋण विधियों के माध्यम से ऋण वितरित करने से संबंधित चिंताओं को कम करने के लिए डिजिटल ऋण देने के लिए एक नियामक संरचना जारी किया है, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि डिजिटल लेंडिंग को भारत में रेगुलेट कौन करता है? ऑब्वियसली आरबीआई। 23वां एडिशन इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। तो हमारा हो जाएगा आंसर इसमें बोथ 1 और 2 करेक्ट। मतलब ये कोलकाता में इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 का होगा, ठीक है, अभी हुआ नहीं है क्योंकि अभी 2023 आया नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर यूटी में डिफेंस एंड एरोस्पेस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022 जारी की गई है? अगस्त में ये जारी की गई उत्तर प्रदेश में। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अब तक सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? ये है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर डी। भारत ने पहली बार 24 अगस्त 2022 को यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो प्रोसीजरल वोट हुआ था उसमें रूस के खिलाफ मतदान किया था, ऐसा पहली बार हुआ है। नीति आयोग ने हरिद्वार जिले को आधारभूत अवसंरचना थीम में देश के 112 आकांक्षी जिलों में प्रथम घोषित किया था अगस्त मंथ में। 15 अगस्त 2022 को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 21 तोपों की सलामी 7 जो दी जाती है उसमें 7 ब्रिटिश पाउंडर गन और एक स्वदेशी अटैक गन से दी गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि 21 तोपों की सलामी में कोई हमारी स्वदेशी रूप से निर्मित गन शामिल थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? नन ऑफ द अबव। सारे स्टेटमेंट सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। अगस्त 2022 में यूजीसी ने देश में चल रहे डैश और डैश के 21 विश्वविद्यालयों को फर्जी या फेक यूनिवर्सिटी घोषित किया है। तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जो है 21 विश्वविद्यालय जो है फर्जी घोषित किए गए हैं यूजीसी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 21 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में यूपी के बाद सबसे ज़्यादा फेक यूनिवर्सिटी कहाँ पे पाए गए हैं? दिल्ली में। कुतुब मीनार से भी ऊंचा सुपरटेक कंपनी द्वारा बनाया गया अवैध रूप से निर्मित ट्विन टावर 10 सेकंड में वाटरफॉल इम्प्लोजन टेक्निक से ढहा दिया गया था, सही। इसके बाद एप्पल कंपनी जातिगत भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाने वाली दुनिया की पहली टेक कंपनी बन गई है, सही। अगला है कि अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता हॉस्पिटल लॉन्च किया था। ये एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल होगा अमृता हॉस्पिटल। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। सभी कथन यहाँ पे सही हैं। अभी अमृता हॉस्पिटल जो है निर्माणाधीन है, ध्यान रखिएगा। अगस्त 2022 में मंकी पॉक्स की जांच के लिए ट्रांसएशिया एर्बा बायोमेडिकल्स द्वारा निर्मित देश का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित आरटीपीसीआर किट राज्य के किस मेडिटेक जोन से लॉन्च किया गया, आपको बताना है। तो आंध्र प्रदेश के मेडिटेक जोन से लॉन्च किया गया था इसको, ऑप्शन नंबर सी। इसको ट्रांसएशिया एर्बा बायोमेडिकल्स ने बनाया है, ध्यान रखिएगा। इसमें गलत कथन का चयन करना है। अगस्त मंथ 2022 में मानवीय सहायता के तौर पर चिकित्सीय की आपूर्ति की 10वीं खेप काबुल भेजी गई थी इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में।
उसके बाद है कानपुर में LLR सरकारी अस्पताल में देश का पहला वसा व्युत्पन्न स्टेम सेल प्रत्यारोपण किया गया था, और ऐसा करने वाला ये देश का पहला हॉस्पिटल बना था, फर्स्ट हॉस्पिटल इन द कंट्री टू परफॉर्म द फर्स्ट फैट डिराइव्ड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। इसके बाद NPCI ने रिलीज किया था डेटा, UPI के अकॉर्डिंग 6 बिलियन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए थे जुलाई 2022 में, जो कि हाईएस्ट है UPI प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने से अब तक। तो सारे कथन यहाँ पे सही है, तो हमारे यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है। दुनिया भर में सबसे कम प्रजनन दर किस देश में रिकॉर्ड की गई थी, साउथ कोरिया में, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर फर्टिलिटी रेट जो है दर्ज की गई थी यहाँ पर 0.81%, 0.81। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की 3 कंपनियों राज्य उत्पादन विद्युत निगम, राज्य विद्युत उत्पादन निगम और जवाहर विद्युत उत्पादन निगम को मिलाकर यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम से एक नई कंपनी सृजित की जाएगी, ध्यान रखिएगा। ये आपको कंपनी के नाम एक जैसे जरूर लग रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है इन सभी को। यूपी कैबिनेट बैठक में प्रतापगढ़ के मानधाता को नई नगर पंचायत बनाने और जौनपुर में नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर का विस्तार करने का निर्णय लिया गया था, ये भी सही है, आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर अंबेडकर नगर के बीच कमहरिया घाट पुल का लोकार्पण किया है। ये कमहरिया घाट पुल जो है किस रिवर के ऊपर बना हुआ है, ये बना हुआ है घाघरा पर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, घाघरा। नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने 19 अगस्त को एक मातृत्व और महिला अस्पताल में नेपाल का पहला मानव दुग्ध बैंक का उद्घाटन किया था। भारतीय रेलवे द्वारा मथुरा और वृंदावन शहरों के बीच 50 सीटों वाली एक इंटरसिटी रेल बस का संचालन किया जाएगा, ये भी सही है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पहली बार किसी विमेन डायरेक्टर को नियुक्त किया है, तो ये भी सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, सभी कथन सही है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक मोदी सर्किट विकास योजना तैयार करेगा। उसके बाद 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक पूर्वोत्तर ओलंपिक का दूसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ पे की जाएगी, शिलोंग मेघालय में, ये भी सही है। आंसर है चिप 4 मीटिंग जो की जा रही है, जो देश मतलब विश्व भर के 4 चिप मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं मेजर, जैसे कि US, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान। तो चिप 4 में कौन कौन से देश शामिल है, ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार पुर्तगाल सबसे तेजी से मतलब उम्र बढ़ने वाला या फिर फास्टेस्ट एजिंग कंट्री बन गया है, जहाँ पर ग्रेइंग पॉपुलेशन ज़्यादा, यंगस्टर बहुत कम और प्रौढ़ लोग काफ़ी ज़्यादा। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में संग्रहालयों ने चोरी की गई 7 कलाकृतियों को भारत को वापस करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं स्कॉटलैंड की सरकार ने। अगस्त 2022 में सुब्रमण्यम जयशंकर और पराग्वे के फॉरेन मिनिस्टर जूलियो सीजर एरियोला ने नई इंडियन एम्बेसी पराग्वे में शुरू की है, ये बता चुके हैं आपको वैसे भी। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। अगस्त मंथ 2022 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने कितने राज्यों में 300 स्वावलंबन सिलाई स्कूलों की स्थापना करने के लिए 5वें चरण की शुरुआत की है। तो स्वावलंबन जो है किसका इनिशिएटिव है, सिडबी का, ध्यान रखिएगा। तो 6 राज्यों में शुरुआत की गई अपने 5वें चरण की। स्वावलंबन बहुत दिन से चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, ध्यान रखिएगा। जुलाई मंथ में हमने बताया था कि आपको देश की पहली AI पावर्ड डिजिटल लोक अदालत कहाँ पे शुरू की गई थी, राजस्थान में। और दूसरी लोक अदालत पूर्ण रूप से डिजिटल लोक अदालत कहाँ पे शुरू की गई है, महाराष्ट्र में। हमारा उत्तर हो जाएगा राजस्थान एंड महाराष्ट्र, 2 संयुक्त रूप से। केंद्र सरकार ने मासिक आधार पर किस राज्य के प्रत्येक जिले के प्रदर्शन की निगरानी और बेंचमार्किंग प्रदर्शन में मदद करने के लिए जिला सुशासन पोर्टल विकसित करने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है अरुणाचल प्रदेश के साथ, ऑप्शन नंबर डी। अगस्त 2022 में किस मंत्रालय ने गंगा नदी के किनारे आर्थिक गतिविधियों का संवर्धन करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत अर्थ गंगा नामक एक नई पहल शुरू की थी। तो अर्थ गंगा पहल शुरू की थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, ऑप्शन नंबर ए। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे सेटअप किया गया है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की बात कर रहे हैं, CNG प्लांट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये है पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र यहाँ पे स्थापित किया गया है। हाल ही में किस IIT ने गन्ने के कचरे या फिर गन्ने के अपशिष्ट से चीनी के विकल्प का उत्पादन करने के लिए एक नई विधि विकसित की है। तो शुगर केन का जो अपशिष्ट या जो खोई होती है, बेगास होता है, उससे जो है चीनी बनाएगा IIT गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड पर्यटन विभाग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित कर रहा है, ये हमने आपको बताया, सही है ये। इसके बाद 30 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच सेकंड एडिशन जो होगा नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक का मेघालय में होगा। एक्चुअली रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2022 में 11 देशों की एक नई US के नेतृत्व वाली
पहल शुरू की गई है जिसमें महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत किया जाएगा। यानी कि 11 कंट्री इनिशिएटिव यूएस लेड पार्टनरशिप एम्स टू स्ट्रेंथन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स। तो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन इनिशिएटिव को हेड कौन कर रहा है? यूएस कर रहा है, ध्यान रखिएगा। जस्टिस श्रीकृष्ण कमेटी जो न्यूज़ में थी, ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल से संबंधित है। जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था 2018 में जस्टिस श्रीकृष्ण कमेटी के द्वारा। रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा है कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पार्लियामेंट से विड्रॉ किया। उन्होंने कहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क डेवलप किया जा रहा है जिससे कि बिल को री इंट्रोड्यूस किया जा सके विभिन्न नए प्रावधानों के साथ। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। टर्मिनेटर टैंक सपोर्ट सिस्टम बीपीएमटी किस देश द्वारा विकसित एक टैंक समर्थन लड़ाकू विमान वाहन है? तो बीपीएमटी या बुएवा मशीना पोडरखिजी टैंकोव, जो मतलब ये रशियन लैंग्वेज में जो भी है, बीएमपीटी टर्मिनेटर, ये रशिया का है। ऑप्शन नंबर बी, रूस का।